क्या यह तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? प्रत्यक्ष रूप कहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहिए, विश्व युद्ध तो चल ही रहा है। अमेरिका बिल्कुल गुंडाई पे उतरा हुआ है कि नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। चौथा विश्व युद्ध अगर हुआ तो पत्थरों से लड़ा जाएगा। इसका मतलब वो बात मान गए हैं कि अमेरिका अब ग्रेट नहीं रहा। तभी हम ग्रेट बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। वेनेजुएलन्स इतने कमजोर नहीं है कि अमेरिकन आर्मी को सफर न करा सके। कई सौ लोग मारे भी जा चुके हैं, कई हजार लोग मारे जा चुके हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। क्या इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है? अमेरिकन होस्टेजेस को ईरान से निकालने की कोशिश की थी, उसे पूरी तरह फेल हुए थे। शाह अपने आप मजबूत बनाएगा, देश को बनाएगा और आगे बढ़ेगा, तो अमेरिका के मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। ईरान के पास 1000 मिसाइल बोट्स हैं। ट्रेड एग्रीमेंट क्यों हुआ था? म्यूचुअल बेनिफिट करने के लिए। आप सभी तोड़ रहे हो। भारत, चाइना और रूस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। 1962 में भारत सरकार ने अगर एयरफोर्स को यूज कर लिया होता तो हम जिस अपमान से अभी भी झूलते रहते हैं वो कभी भी नहीं होता, वो हार चुके होते। जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, अमेरिका कहीं ना कहीं यूज कर रहा था पाकिस्तान को। सिर्फ तो इतना आसान काम नहीं है। प्लस इंटरनल इतने घुस चुके हैं बांग्लादेश रोहिंग्या कि वो एक और फ्रंट इनके अंडर खड़ा हुआ है। तो हमें बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, पाकिस्तान को हर वक्त काउंटर करने के लिए, दबा के रखने के लिए। कोई भी चीज़ हो, किसी बिना फंड से कुछ काम नहीं चलता। लड़ाई की स्थिति बनी हुई है और अब जैसे कि आपने बोला कि वर्ल्ड वॉर चल ही रही है एक तरीके से। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्ट्रेट मिरर। आज हम ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो कि पूरे विश्व को कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाने वाला होगा। जिस तरीके से दुनिया के हर कोने में युद्ध के आसार बने हुए हों, चाहे वो अमेरिका ग्रीनलैंड की बात हो, अमेरिका ईरान की बात हो, चाइना की रशिया की बात हो, इंडिया बांग्लादेश की बात हो, इंडिया पाकिस्तान की बात हो, तमाम ऐसे हालात बने हुए हैं विश्व में जहां पर युद्ध की सुगबुगाहट हो रही है। क्या यह तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? और जिस तरीके से हर देश अपने आप को सुरक्षित करने में लगा हुआ है और एक होड़ सी मची हुई है हथियारों को खरीदने की, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, एक ग्लोबल एक तरीके से क्राइसिस सिस्टम देखने में आ रहा है। और इसी सब विषय पर हम बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व एयर वाइस मार्शल ओम प्रकाश तिवारी सर हैं, जिनका एक लंबा अनुभव है, तजुर्बा है। भारतीय वायुसेना में 40 साल तक की उनकी सेवा है और उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से पूरी जियोपॉलिटिक्स में इस उथल पुथल मची हुई है वो किस तरह देखते हैं, और क्या वाकई में तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट तेज हो गई है या उस मुहाने पर कई देश खड़े हैं जहां पर युद्ध की स्थिति पूरी तरीके से बनी हुई है। ओपी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट मिरर के इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू। ओपी सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, क्या आपको लगता है कि जो आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जज करें हम या एसेस करें, क्या वाकई इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के लिए भारत या पूरा विश्व युद्ध खड़ा है मुहाने पर? जितेंद्र, इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि उस टर्मिनल पर, उस पॉइंट तक पहुँच चुका है। देखिए 1945 तब से 80 साल हो चुके हैं। नेचर का एक अपना नियम होता है सब कुछ बैलेंस करने के लिए। अभी देखिए कितने नंबर ऑफ देश इन्वॉल्व हैं। रशिया यूक्रेन में, पूरा यूरोपियन देश, नाटो के कई कंट्रीज हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप कहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहिए, विश्व युद्ध तो चल ही रहा है। सामने से भले ही नहीं आए हैं लेकिन इक्विपमेंट दे रहे हैं। अब विश्व युद्ध 1 में कितने देश इन्वॉल्व थे? 8। विश्व युद्ध में 10। इस बार कितने देश इन्वॉल्व है? बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। करीब 20 देश ऐसे हैं जो आमने सामने खड़े हैं। बिल्कुल सर, आमने सामने खड़े हैं, लेकिन विश्व युद्ध का रूप इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि एक इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं। जैसे नाटो, यूरोपियन यूनियन इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, अभी जहां तक जापान अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा, ताइवान अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा, अभी कंबोडिया और थाईलैंड में भी लड़ाई हुई। सभी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आर्मामेंट सप्लायर, मेन सप्लायर्स कौन है? रशिया है, अमेरिका है, इजराइल है। और अब भारत, भविष्य में भारत भी बनेगा, समय दूर नहीं है। बिल्कुल। तो अमेरिका समय, अब रशिया का सवाल यह है कि रशिया के ऊपर इतने सैंक्शन आ चुके हैं, उनको इक्विपमेंट सस्ते हुआ करते थे लेकिन बाकी देश नहीं खरीद पा रहे, कुछ ही देश खरीद रहे हैं। अब अमेरिका की मेन लॉबी है, वेपन लॉबी, वही बेचने की कोशिश कर रही है। हर जगह बेच रहे हैं, हर जगह बिकने की कोशिश हो रही है। सऊदी अरेबिया हो, मिडिल ईस्ट में हो या यूरोपियन नेशंस में हो, ये जो भी मतलब कि रशिया के जो टूटे हुए पार्ट से छोटे छोटे देश है वो भी खरीदना चाहते हैं। तो फायदा सिर्फ उन्हीं का हो रहा है। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सर मिडल ईस्ट में क्राइसिस बना हुआ है, यूक्रेन का हम देख ही रहे हैं, यूक्रेन में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है यूरोप में, और रशिया बिल्कुल सामने है सर इसमें, और कई ऐसे मुल्क हैं, अब ग्रीनलैंड का इशू जैसा नया सर सामने आ गया है, अमेरिका बिल्कुल गुंडाई पे उतरा हुआ है कि नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए, जैसे जिद करके बच्चा बैठ जाता है ना कि मुझे तो ये खिलौना चाहिए, ऐसे शायद ट्रम्प बैठे हुए हैं कि नहीं हमको ग्रीनलैंड चाहिए चाहिए। क्या आपको लगता है कि सर ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वर्ल्ड वॉर 3 ही चल रही है, या फिर या कि जंग चल रही है, इस मुद्दों की रिसोर्सेज की जंग है या हथियार बेचने की जंग है? सर जितेंद्र, ये वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो चुका हुआ था,
एक मेन रुकावट है न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन। अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया होता। लेकिन अभी सभी देशों को मालूम है कि इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जिसमें पूरे विश्व को 2 बार डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक मैं पुरानी आइंस्टाइन की कहावत कहना चाहूंगा, इसके रेलेवेंस में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि मुझे तीसरे विश्व युद्ध के बारे में कुछ नहीं पता, बट लेकिन चौथा विश्व युद्ध अगर हुआ तो पत्थरों से लड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो पूरी तरह से विनाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, खाली पत्थर ही बचेंगे लड़ने के लिए। ये भविष्यवाणी उन्होंने अवश्य कर दी थी। ये लोगों के दिमाग में बैठा रहता है। अभी भी देखिए रशिया के पास सबसे ज़्यादा वेपन्स है। रशिया बहुत बड़ा मिलिट्री पावर था, उसने अमेरिका को काउंटर कर रखा था। 1960 की बात बताना चाहूँगा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यहाँ कुछ टर्की में अपना कुछ मिसाइल लगाने की कोशिश कर रहे थे, रशिया ने पहले वहाँ पहुँच गया। रशिया ने तो मतलब कि अमेरिका जहां भी कुछ गड़बड़ करता था रशिया उसको काउंटर करता था। मैं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में देना चाहूँगा। 1971 की वॉर, 1970 वॉर में अमेरिका का पाकिस्तान से इतना प्रेम था कि उसने अपनी 7th फ्लीट भेज दी। और वो उसने नहीं भेजी, अपने इंग्लैंड को भी कहा कि अरेबियन सी में या फ्लीट भेजो। तो ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, बट उसके पहले, लेकिन बावजूद इसके इंडिया जीता था सर। हाँ, उस समय के पहले ही यूएसएसआर की सबमरीन्स यहाँ आ गई थी। जब मैसेज भेजा गया अमेरिकन से में कि सर वी आर स्लाइटली रेट, रशियंस आर ऑलरेडी हियर, तो रशिया जो था जहां पर भी अमेरिका को आगे बढ़ने नहीं देता था बल्कि काउंटर करता था। और हमने वॉर जीती। रशिया का बहुत बड़ा योगदान है, हम बोल नहीं सकते, सबसे ज़्यादा रिलायबल देश है। लेकिन अमेरिका किसी का भी नहीं है। अमेरिका सिर्फ अपनी सोचता है। ट्रंप सोच रहे हैं कि हम अमेरिका विल मेक इट ग्रेट अगेन। इसका मतलब वो बात मान गए हैं कि अमेरिका अब ग्रेट नहीं रहा, तभी हम ग्रेट बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। फाइनेंशियल स्थिति खराब है इनकी, फाइनेंशियल स्वास्थ्य जो की है। और कितनी बात सुनेंगे। वेनेजुएला को सोच के हमने कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये कोई बहुत बड़ा उनके लिए कोई सफलता नहीं है कि आगे बढ़ चुके हैं। बिकॉज समय बताएगा कि वेनेजुएला के ऊपर उनका कितना कंट्रोल रहेगा। वो चाहते हैं कि हम मैक्सिको को भी करें, क्यूबन को भी करें। सर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से वेनेजुएला में अमेरिका ने स्ट्राइक कर दी और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनको कैप्चर कर लिया, उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया, क्या यही स्थिति आपको लग रही है कि ईरान में अमेरिका दोहराना चाहता है? और जिस तरीके से हम खबरें आई हैं कि तमाम जो फ्लीट्स हैं उनकी वो वहाँ पर मूव कर दी गई हैं, एयर स्पेस हालांकि ईरान ने जरूर बंद कर दिया है। क्या आपको लगता है कि ईरान के साथ भी अमेरिका वही चीज़ दोहरा सकता है जो वेनेजुएला के साथ उन्होंने करा है? जितेंद्र, अमेरिका के बस में नहीं है वही बात दोहराना। वेनेजुएला में जो स्ट्राइक किया था वो सोचे कि आर्मी के बल पर किया था, ये नहीं। उन्होंने वेनेजुएला के साथ डर्टी प्ले किया है। वेनेजुएला में CIA बहुत दिनों से बैठी हुई थी, वहाँ लोगों को खरीदा गया है। उनके जो अपने ट्रांसमैन थे उनको सबको खरीदा गया है। अब कहने की कोशिश करते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर इतना मजबूत है कि हमने सबको डिसेबल कर दिया और हम स्ट्राइक करके पहुंच गए हैं। कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ आगे बढ़ चुके हैं। इजराइल का सहयोग अत्यंत आवश्यक है, अमेरिका अपने आप नहीं कर पाया है। लेकिन वहाँ पर इन्होंने 1-2 साल से अंदर से कोशिश कर रहे थे और उसमें लोगों को भड़काने में कोशिश कर रहे लगे हुए हैं। प्लस वेनेजुएला छोटा देश है, वो बाहर से कर लिया। लेकिन वेनेजुएला का भी टेरेन ऐसा है कि वेनेजुएला में अगर उनकी आर्मी जाएगी तो उनको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। वेनेजुएलन्स इतने कमजोर नहीं है कि अमेरिकन आर्मी को सफर ना करा सके। लेकिन प्रेसिडेंट को ले लिया उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, कैप्चर कर लिया सारा, ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला जैसे घुटने एकदम टेक दिए उन्होंने के सामने। या वो अटैक इतना भयावह था, इतना बड़ा था कि वेनेजुएला कुछ रिटेलिएट नहीं कर पाया सर उसमें? यही बताना चाहता हूँ कि जो उनके जो मेन गार्ड्स थे उनकी पोजीशन हमेशा बदली जाती थी। अब इनके इंटेलिजेंस उन्होंने कैसे तोड़ा, उनको उसके अंदर कैसे वेद किया, कैसे उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस लगा के लोगों को तोड़ा और खरीदा, उसकी वजह सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन आर्मी सक्सेसफुल जब हो गए जबकि जाके अंदर घुस के आर्मी लड़के और सारे ऑयल बेल्ट्स और इनके देश को कब्जा करे, ये जल्दी संभव नहीं है। ये संभव पर्टिकुलरली वो भी नहीं होगा कि इसके वेनेजुएला के सपोर्ट में चाइना और रशिया उसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अवश्य आएंगे, आर्मामेंट्स मिलेंगे और अमेरिका को हारना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपके प्रश्न में आ रहा हूँ, ईरान की हालत। ईरान न इराक है, न ईरान, न अफगानिस्तान है, न इराक, न सीरिया है, न इराक वियतनाम है और न इराक ग्वाटेमाला है। तो ईरान को कब्जा करना इतना आसान नहीं है। इन्होंने एक फायदा अवश्य उठाया है कि बिकॉज ईरान एक बहुत बड़ा देश है, ईरान के ऊपर उन्होंने बहुत सैंक्शंस लगा दिए, इसलिए उन्होंने जहाज नहीं बना पाया। इकोनॉमी डाउन हो गई है उनकी सर, बिल्कुल। और इंटरनल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो गया है। खेमनेई के खिलाफ जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है, ये भी बात आ रही है कि जो अभी वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कई 100 लोग मारे भी जा चुके हैं, कई हज़ार लोग मारे जा चुके हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। क्या इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है? यस, डेफिनेटली अमेरिका अब इसी तरीके कार्ड प्ले कर रहा है। आपको मैंने जब से हिंट दिया, वेनेजुएला में भी यही कार्ड प्ले किया उन्होंने। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर को नोबेल प्राइज़ दिया था, उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। अब दूसरा यही कार्ड प्ले कर रहे हैं। पिछली बार जो इन्होंने मई और जून में जो स्ट्राइक किया था, उस टाइम इनके मोसाद, इजराइल के और इंटेलिजेंस ईरान में घुसे हुए थे और वो बताते थे कहाँ क्या है, कैसे क्या है। इस तरीके से उनकी कुछ स्ट्राइक सक्सेसफुल हो पा रही थी।
लेकिन उसके बाद ईरान ने क्या किया, ईरान ने पूरा फिल्टर आउट कर दिया है, इनके जितने एजेंट्स से सबको निकाल के मार के और फेंक दिया उनको, तो इनके लिए उतना सफल नहीं है। अब ईरान का टेरेन इतना अच्छा है, ऐसा है कि जो टेरेन में वो कहीं भी मिसाइल छिपा सकते हैं, वो एयरक्राफ्ट और मिसाइल से वो ध्वस्त करने की मतलब कि पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं किया जा सकता, नुकसान अवश्य पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर वॉर होगा तो ईरान को नुकसान तो बहुत होगा, लेकिन अमेरिका के जितने बेसेज है मिडिल ईस्ट में वो डिस्ट्रॉय हो ये जाएंगे। जो मंसूबे हैं, जो अमेरिका के मंसूबे हैं, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, अब खरे कर पाएंगे लेकिन अपने नुकसान पर, बिकॉज अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट लॉन्च कर देते हैं, लेकिन जब उनके बॉडी बैग्स वापस आते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा खराब चेहरा देखना पड़ता है। तो ये बॉडी बैग्स जब जाएंगे वो उनके बर्दाश्त का नहीं होगा। मैं 1980 का इंसिडेंट देना चाहूँगा, जब उनके कार्टर साहब थे, उन्होंने यूएस अपने अमेरिकन होस्टेजेस को ईरान से निकालने की कोशिश की थी, उसे पूरी तरह फेल हुए थे, और उसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी, चले गए थे। तो ये गलतियां उनको सबको पता है, दोबारा नहीं चाहते हैं। तो ये प्रेशर डालना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि आपका इंटरनल भी प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर भी है, आप खुद ही कुर्सी छोड़ें। खुद कुर्सी छोड़ेंगे तो हो सकता है कि अगर शाह को कुर्सी मिल जाती है तो कुछ दिनों तक अमेरिका के हाथ में खेल सकता है, लेकिन ईरान ऐसा छोटा देश नहीं है कि किसी हाथ में पकड़ू खेल रहेगा। सके, बिल्कुल। और शाह अपने आप मजबूत बनाएगा, देश को बनाएगा और आगे बढ़ेगा, तो अमेरिका के मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। सर, चूंकि सर मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि सऊदी अरब और यूएई भी एक तरीके से आमने सामने कहीं ना कुछ कुछ इश्यूज़ को लेकर, और अमेरिका भी उसमें इंटरफेयर कर रहा है। क्या आपको लगता है कि सर खाड़ी देशों के जो देश हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है कि अगर ईरान में युद्ध छिड़ जाता है तो उनका क्या रोल रहने वाला, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या कतर की बात करें, यूएई की बात करें, सऊदी की बात करें, या अन्य जो कंट्रीज़ हैं गल्फ की, उनको देखते हैं, उनके पूरे रोल को किस तरह देखते हैं आप सर इन सिचुएशन में? मिडिल ईस्ट जितने भी नेशंस हैं सब अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका उनसे फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन ये अगर हम समझें कि वो ईरान के साथ जब लड़ाई होगी तो ईरान के विपरीत खड़े हो जाए, ये संभव नहीं है। मैक्सिमम इनडिफरेंट एटीट्यूड रह सकते हैं, ताकि हमें ना अमेरिका से मतलब है ना इनसे मतलब है। लेकिन देखिए, जैसे कतार में जो बेस पे डिस्ट्रॉय किया था ईरान ने, कतार ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज कतार का अपना नुकसान नहीं हुआ था, अमेरिका का नुकसान हुआ था। अब मिडिल ईस्ट का जो है, मिडिल ईस्ट के भी पेट्रोल डॉलर, जिस तरीके से डॉलर का उन्होंने बार्गेनिंग शुरू की थी कि आप डॉलर से पेट्रोल को डॉलर से भी खरीदोगे तो अमेरिका अपना ही फायदा उठा अपना रहा फायदा है। उठाएगा। अब अमेरिका कह रहा था हम सिक्योरिटी आपको देंगे। अब सऊदी अरेबिया को या ओमान को किसी की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, इनके पास इतने पैसे ज़्यादा हैं कि अपने इतने एयरक्राफ्ट खरीद के अपनी सिक्योरिटी संभाल सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। तो मिडिल ईस्ट को अभी कर रहा, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा, समय बताएगा। बिकॉज जिस तरीके से यमन में जिससे हुती से सऊदी अरेबिया का चक्कर है, बिल्कुल। जैसे ओमान का भी थोड़ा सा, ओमान और सऊदी अरेबिया में भी एक रिफ्ट आ गया है, ठीक है। और ना इजराइल और ईरान के बीच में कई देश है, जॉर्डन है, तो जॉर्डन जो है अपना एयर स्पेस इजराइल को देगा कि नहीं, पिछली बार दिया था उसने। तो ये सब देखने के लिए सवाल है, बिकॉज इस्लामिक वर्ल्ड में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें कॉमन है। तो इसमें मेरे ख्याल से वो अमेरिका को सपोर्ट करेंगे ना, ईरान को थोड़ा सपोर्ट तो मॉरली करना मजबूरी है पड़ेगा। सर अमेरिका को सपोर्ट करना उन लोगों की? अभी फिलहाल कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। पहले मजबूरी कहते थे, लेकिन अभी ये लोग सक्षम है, इन्होंने अपने जो मिलिट्री पावर है, अपने एयरक्राफ्ट से अपने इक्विपमेंट्स मजबूत कर लिया है, प्लस आपस में उनकी कोई बाउंड्री का कोई चक्कर नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। तो किससे लड़ना उनको सऊदी अरेबिया को है? सऊदी अरेबिया ने कभी बता रहा था कि छोटा सा रिफ्ट शुरू हुआ, लेकिन वो समझौता हो गया है, तो कहीं कुछ नहीं है। समझौता यहाँ लड़ाई, सब मिडिल ईस्ट में लड़ाई ईरान और इराक में थी, और इराक को तोड़ दिया उन्होंने। तो ये आपस में देश नहीं लड़ रहे हैं। सर अगर ये जैसे जो ईरान है सर, वो अगर क्या कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर वो कैप्चर कर लेता है, उसको रास्ता बंद कर देता है, तो क्या लगता है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वैश्विक आपूर्ति पर? क्योंकि सर 20% जो तेल की आपूर्ति है उस रास्ते से होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस रास्ते से होती हैं। अगर वो बंद कर दिया ईरान ने, तो उसका ग्लोबल इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, और अमेरिका उस स्थिति में क्या करेगा? सर चंद्र, ये बहुत बढ़िया एनालिसिस करना आप जो कह रहे हो, फिर हॉर्मुज का, ठीक है। देखिए, उससे बहुत ट्रेड होता है, बहुत ऑयल जाता है, तो ये अगर बंद भी होगा तो अमेरिका के लिए बंद होगा, सऊदी अरेबिया के लिए बंद नहीं होगा, ओमान के लिए बंद नहीं करेगा, बिकॉज ईरान ऐसी गलती नहीं करेगा, ठीक है। और ईरान के पास स्ट्रेटेजी खेलेगा, मतलब स्ट्रेटेजी खेलेगा, और समय के अनुसार, देश के अनुसार वो चाल चलेगा। दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि इनके पास अब बड़ी सी फ्लीट लेके घूम रहे हैं ये लोग, हम नई फ्लीट ले जाएंगे। उनके पास फ्लीट नहीं है काउंटर करने के लिए, लेकिन ईरान के पास 1000 मिसाइल बोट्स हैं। 1000 जब एक साथ लॉन्च करेगा तो उसमें 1-2 भी फ्लीट में घुसी तो पूरा फ्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है, और अमेरिका को इसके बारे में भली बात मालूम है। अगर शिप में, अगर समुद्र में हमें मजबूती रखनी है तो हमारे पास पनडुब्बियाँ अच्छी होनी चाहिए। फ्लीट देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि 20 जहाज लेके आ गए, एयरबोर्न होकर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करेगा? हमने 71 वॉर में कराची में भी एक डैमेज किया था अंदर जाके,
एग्जाम्पल हमने किया था। तो ईरान को जिस तरीके से सैंक्शन लगाया, उन्होंने बड़े बड़े जहाज नहीं बना पाए, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सेल्फ डिपेंडेंस से उन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइल्स बोट बनाई। बड़ी मीन्स बहुत इफेक्टिव, छोटी छोटी बताई है, फास्ट मिसाइल बोट्स, बहुत कम खर्चा है। अगर थाउजेंड्स ऑफ देम एक बार लॉन्च हो गई तो 7th फ्लीट इनकी बर्बाद हो जाएगी। तो ये सब उनको मालूम है अमेरिका को, तो अमेरिका भी बड़ा कैलकुलेटेड मूव लेके चलता है। लेकिन सर आपको लगता है कि जिस देश के अंदरूनी हालात इस तरह खराब हो रखे हैं, सड़कों पर जनता उतरी हुई है, जो जनजी है पूरी तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में अगर अमेरिका वहाँ पर स्ट्राइक कर देता है, हमला कर देता है, युद्ध छिड़ जाता है अगर ईरान में, तो सर जब इंटरनल हालत इतने खराब हों और दूसरे मोर्चे पर सर विश्व क्या कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी ताकत महाशक्ति उनके सामने खड़ी हो जाए युद्ध करने के लिए, तो सर वो कैसे मैनेज कर पाएंगे सर? आपको लगता है दोहरे ग्राउंड पर सर वो लोग फंस जाएंगे? जितेंद्र, इसमें थोड़ा सा अब मैं आपसे अलग करता हूँ। देखिए, इनकी अंदरूनी स्थिति मई में भी खराब थी, लेकिन एक बॉम्ब जैसे इजराइल का आ गया, वो सारे यूनाइट हो गए। तो एक गलती अगर कोई करेगा तो राष्ट्रभक्ति की भावना जगती है और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ईरान में हमने भली भांति देख चुके हैं, तो पहला स्ट्राइक किया, सब लोग इकट्ठे हो जाए। दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि देखिए, श्रीनगर कश्मीर में टेररिस्ट क्यों एक्टिव रहते हैं? बिकॉज उनको आर्मामेंट सप्लाई मिलता रहता है, बिल्कुल आपूर्ति होती वहां रहती लोग है। आए हुए, तो उनके पास क्या सप्लाई है? किस बॉर्डर से आप करोगे? ऊपर से गिरा के दोगे? लेकिन सर जिस तरीके से सवाल मेरा, मैं रोक रहा हूँ आपको, माफी चाहूंगा, लेकिन खमेनी के खिलाफ जिस तरीके से लोग आएंगे, सत्ता परिवर्तन वहाँ पे कराया जाए, अब वो भी चाहते हैं कि चाहे महिलाएं हो पुरुष हो सर, वो सब चाहते हैं कि खमेनी यहाँ से सत्ता से हटे, और इंटरनल यही डिस्प्यूट चल रहा है कि ऐसे में सर मेरा सवाल यही है, दोबारा से मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अमेरिका भी अगर वहाँ से उनका सपोर्ट कर देता है और अंदर से जनता सड़कों पर उतरी हुई है खमेनी के खिलाफ, तो सर दोनों मोर्चे पर सर किस तरीके से वो टैकल कर पाएंगे? ये ईरान के लिए नया नहीं है, ईरान के लिए प्रदर्शन नया नहीं है, ठीक है। ये प्रदर्शन शाह के खिलाफ भी हुआ था 76 में, उनके बिजनेसमैन ने किया था, उनको कंट्रोल किया गया था। बट इस बार पहली बात हुआ है कि पूरे 31 राज्यों में, उनके 31 राज्य हैं और 80 शहरों में सब जगह हो गया, लेकिन इनको दबाना ये पहली बात नहीं। कई अरब नेशन है, कई मुस्लिम नेशन हैं जहाँ ये दबाया जा चुका है, लेकिन यही बात है, खुमैनी के 49 ईयर्स बहुत हो गए हैं, और इनका सेकंड फॉलोअर कौन आएगा? अगर उन्होंने कोई एक सॉफ्ट लाइन फॉलो करने वालों को अपना हैंडओवर कर दिया तो हो सकता है ये दब जाए, लेकिन बहुत इसको ऊपर उठाने के लिए, जब आर्मी पूरे पीछे पड़ी है दबाने के लिए, जब तक अगर वो आर्म्ड नहीं होंगे बिल्कुल तब तक ये आर्मी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। या फिर खमेनी को सर सपोर्ट उनकी आर्मी का भी है, इसलिए भी वो थोड़े से मजबूत नजर आ रहे हैं। देखिए, खुमैनी के पास लोकल सपोर्ट भी है, जितने लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए ना, तो वो तो खुमैनी को इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान की हालत बिकॉज ऑफ खुमैनी की वजह से खराब हुई है, इसकी वजह से नहीं खराब हुई है। ईरान के पास रिसोर्सेज है, सब कुछ है, बट ये जो सैंक्शंस लगे हुए हैं कितने सालों से। अब एक बात इस पर जरूर कहना चाहूंगा कि ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो अमेरिका को बड़ी खुजली मचती है। अब पाकिस्तान को जब उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब दिया तो ईरान ने अमेरिका ने कोई गलती नहीं की। कि अमेरिका का दोहरा चरित्र है, ये लोग समझ रहे हैं कि अब उतने ताकतवर नहीं रह गए हैं। हाँ, तो इनको क्लीन आना पड़ेगा अमेरिका को, हमें क्या करना है। सर अगर थोड़ा सा हटके हम ग्रीनलैंड के मुद्दे पर आएँ, जिस तरीके से अमेरिका और ग्रीनलैंड को लेकर चीज़ें चल रही हैं, नाटो देश भी उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, फ्रांस ने कहीं ना कहीं आंखें दिखा दी हैं, और क्या लगता है कि सर क्यों इतना ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए? क्यों वो एक जिद की तरह पकड़ के बैठे हुए हैं ट्रम्प की, नहीं वी वांट ग्रीनलैंड एट एनी कॉस्ट? ये जब जीते थे तो पहला स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड लेंगे हम, कनाडा लेंगे और मैक्सिको लेंगे। अब ग्रीनलैंड में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। एक सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के पास है आर्मामेंट्स इंडस्ट्री के लिए, लॉबी के लिए, रेयर अर्थ का सप्लाई सिर्फ चाइना से आता है और कहीं से नहीं आता, और किसी के पास नहीं। भारत में मिलना शुरू हो गया तो डेवलप करेंगे। अब वो उनको उम्मीद है पूरी कि वहाँ पर काफ़ी है, अबेंडेंस में है। अफ्रीका में एक दो जगह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस अबेंडेंस तो है, लेकिन अबेंडेंस उसको निकालने के लिए बहुत समय लगेगा, इतनी बर्फ बची हुई है। तो अब उनकी जिद है, अब बिकॉज वो जो रूट थोड़ा बहुत जो ग्लेशियर्स वहाँ पिघले हैं, तो उस सी रूट से चाइना और रशिया को फायदा हुआ है, ट्रैवल कम हुआ है। बिल्कुल ठीक है, तो वो सोचा है कि हम एक ट्रैक कर रहे हैं। अब इनकी लंबे समय की सोच है, हो सकता है ये उम्मीद लगा के बैठे हों कि जिस तरीके से वहाँ से आइस पिघल रहा है, आइस दूसरी जगह फॉर्म हो रहा है, तो ये आर्म्स के ऊपर कंट्रोल रखना है। लेकिन अभी फिलहाल इस टाइम अगर वो चाहें कि मैं पूरे नाटो के देशों को नाराज करके मैं कब्जा कर लूँ, ये संभव नहीं है। बिकॉज डेनमार्क खर्च करता है, डेनमार्क के ऊपर ही पूरे वो डिपेंडेंट है। लेकिन अगर अमेरिका लेगा तो उनको भी करीब पता नहीं कितने $1 मिलियन रोज उनको सपोर्ट करने के लिए खर्चा पड़ेगा। बिल्कुल। ग्रीनलैंड में खाली फिशिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो 50,000 की कितनी पॉपुलेशन है, बट उसको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका को खर्च करना पड़ेगा।
अब ये इनकी नीति है, बट लेकिन ट्रम्प साहब इज नोन फॉर मेकिंग ए स्टेटमेंट एंड गोइंग बैक ऑन स्टेटमेंट। ये कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे भी दिया जाता है कि लोगों का रिएक्शन देख ले, उसके बाद एक्शन ले। ये एक भी तरीका, ये भी एक स्ट्रेटेजी है, ये भी एक टैक्टिक्स है कि अब आप कुछ कर दे। जैसे रशिया ने आप एक दो हमने ड्रोन्स भेजे थे पोलैंड में, कि उनका रिएक्शन देखने के लिए, उसमें आर्मामेंट नहीं था। ये इनका स्टेटमेंट में यही होता है कि दूसरों का रिएक्शन देखें और उसके बाद हम एक्ट करें। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है सर, एक तरीके से कि जानने की कि पूरे वर्ल्ड का क्या रिएक्शन रहेगा उसमें, देन अकॉर्डिंगली विल। इसी पॉइंट पे एक बात और करना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कल रात को कहा था कि हम ईरान पर अटैक करेंगे, तो ईरान ने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। तो उनको पता चल गया कि भाई ईरान के ऊपर कहाँ कहाँ मिसाइल छिपा रखी है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स आजकल के जमाने में। तो ये भी टैक्टिक्स है, लोगों का व्यू ले लो, लोगों का प्रोडक्शन क्या है उसका अनुसार आप प्लान करो। सर जैसे आप कह रहे हैं व्यू ले लो एक, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से डेनमार्क या ग्रीनलैंड की बात हो रही है, हमने वेनेजुएला का देख लिया है, कहीं ना कहीं जो सॉवरेंटी है उसको कहीं ना कहीं वो हर्ट कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो आपको लगता है कि सर ये आगे चल के भी विवाद खड़े हो सकते हैं कि क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा अगर उनको हथिया लिया जाता है। वेनेजुएला को तो हमने देख लिया सर, ईरान के साथ भी अगर वही कर देते हैं, ग्रीनलैंड के साथ भी वही कर देते हैं, तो ये आपको लगता नहीं कि किसी पूरे विश्व में जो उनकी संप्रभुता है खतरे में आ जाएगी देशों की सर अपनी? बिल्कुल जितेंद्र, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। जो तुमने शुरुआत की थी, अमेरिका ने जो शुरुआत की थी उसको तोड़ने की कोशिश पड़ेगा। अमेरिका नहीं, कई देश वेट कर रहे हैं, चाइना वेट कर रहा है ताइवान कब्जा करने के लिए, रशिया वेट कर रहा है यूक्रेन की सल्वा करने के लिए, और इस तरह की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी तो ये फिर हम समझ गए फिर हम स्टोन एज में पहुंच गए हैं। आजकल के एज में नहीं है जहाँ ह्यूमन की इज्जत है, तो जिसके पास जो ताकत है उसको पकड़ ले, ये जो कब्जा कर ले। इंटरनेशनल ट्रीटीज है उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, वो तो खत्म है, नल एंड वॉइड, ना यूएन का कोई लेना देना रह जाएगा। अब तो आपकी मतलब है हम जिससे ले लें, तो हम आजकल के जमाने में है ही नहीं। हम तो 500 साल पीछे चले गए। बिल्कुल हैं, जब बंजारे बन के घूमते रहते थे, उसके बाद ज्यादा उसे छीन लो, अब इसकी ऑयल है इसके बाद छीन लो, उसके बाद हमारे पास ताकत है हम छीन लो। तो ऐसा जिस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन जिस तरीके से पीछे जा रहा है, इसके लिए तो हमें बहुत बड़ा सोचने की जरूरत है। और कई देशों को अब इकट्ठा होकर अमेरिका को काउंटर करना पड़ेगा इसमें। ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसका एक प्रभाव पड़ेगा बहुत बुरा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बिकॉज सी सपोर्ट लोग इकट्ठे क्यों हुए थे, WTO क्यों शुरू हुआ था, ट्रेड एग्रीमेंट क्यों हुआ था, म्यूचुअल बेनिफिट करने के लिए। आप सभी तोड़ रहे हो, आपने वो लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए, आपने टैरिफ बढ़ा दिया, और सब कुछ जो आप लोगों ने शुरुआत की थी। अमेरिका अच्छा चला था, रशिया ब्रेकअप के बाद से विश्व आगे बढ़ रहा था, बड़ी सारी चीजें वर्ल्ड शोर में सब यूनाइट हुई थी, अच्छा स्टेप लिया था, अच्छा काम, और सब कुछ ट्रंप जी ने आके तोड़ना शुरू कर दिया। अब ये कह रहे हैं, कल कहेंगे कि हमें यूके भी चाहिए, यूके भी कितना बड़ा है। बिल्कुल। तो उनको समझ में आना चाहिए, जर्मनी को समझ में आना चाहिए, फ्रांस को समझ में आना चाहिए, इटली को समझ में। इटली में उन्होंने तो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब लगा रखे थे। क्या आपको लगता है सर कि जो भी घटनाक्रम इस टाइम यूरोप में चल रहा है और नेटो को लेकर चल रहा है और अमेरिका को लेकर चल रहा है, आने वाले टाइम में नेटो भी डिसॉल्व हो सकता है और जो यूरोपियन यूनियन है वो भी डिसॉल्व हो सकती है, अपने अपने इंडिविजुअली जा सकते हैं सर, आपको लगता है? देखिए, नेटो तो समझ लीजिए खत्म हो चुका है। नेटो माइनस यूएसए इज नेग्लिजिबल, किसी से भी नहीं लड़ सकता हो। अभी नेटो माइनस यूएस चाहे कि मैं यूक्रेन को फुल सपोर्ट करके रशिया से लड़ सकूं, नेटो खत्म हो जाएगा। तो नेटो इंटरनली क्रैक हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। अब छोटे छोटे देश हैं जो उनके पास अपनी ताकत नहीं है, तो नेटो के भरोसे लगे रहते हैं कि भाई हमारे कुछ होगा तो हम करेंगे। कम से कम ये तो करेंगे कि हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन वो भी गड़बड़ कर दिया ट्रम्प साहब ने। वो कम से कम नेटो का ये कि हम 10 एक दोस्त हैं तो हम आपस में नहीं लड़ेंगे, तो जब ये भी अगर खत्म, नेटो बना ही इसीलिए गया था कि क्या कहते हैं, अगर कोई हमले की जैसी स्थिति बनती है तो एकजुट होकर और अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा। क्योंकि हमने देखा यूएसएसआर जब अलग हुआ था, उसके बाद यूक्रेन से सब जब परमाणु हथियार उनके लिए गए थे, तो इसीलिए बनाया गया था नेटो कि भाई अगर यूरोप में रूस हमला करेगा या कोई दूसरा देश हमला करेगा तो हम बचाएंगे एक दूसरे को। अब जब नेटो ही नहीं रहेगा तो सर उनकी जो अपनी सिक्योरिटी हो तो खत्म ही हो जाएगी सर। ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसी का मतलब ये है कि लोगों को अब अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल, देशों को अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा सर। तो सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेंगे? ज्यादा जहाज लेंगे, टैंक्स लेंगे, आर्मामेंट्स लेंगे, खुद तो बना नहीं पा रहे, बाहर से खरीदेंगे किससे? अमेरिका से, रशिया से, चाइना से। अब रशिया चाइना से नहीं खरीद पा रहे कि चाइना के साथ थोड़ी परेशानी है, बिकॉज चाइना के जो इक्विपमेंट है वो रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा बनाएंगे। वो वेनेजुएला में फेल हुए, पाकिस्तान में फेल हुए। रशिया के इक्विपमेंट अच्छे, लेकिन रशिया के ऊपर इतने सैंक्शन लगा रहा है कि दो खरीद नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ देश खरीद रहे हैं, सामने आएगा। तो अमेरिका का फॉर शॉर्ट टाइम में अमेरिका को ही फायदा होगा। सर मैं अगर इसी से जोड़ते हुए सवाल करूं, जो भी ग्रीनलैंड को लेकर चल रहा है, ईरान को लेकर चल रहा है, नेटो को लेकर चल रहा है, या यूरोपीय देशों में जो भी इस टाइम कंडीशन बनी हुई हैं, खासतौर से अमेरिका के हिसाब से सर, रशिया, चाइना और इंडिया का क्या रोल रह जाता है सर इस पूरे सिनेरियो में? आप देखते हैं खासतौर से इंडिया का, क्योंकि सर इंडिया पे बहुत लोगों की नज़रें हैं, जिस तरीके से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस टाइम फैली हुई है और मोदी साहब का बहुत हर जगह स्वागत किया जाता है, बहुत सम्मान किया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है।
आप किस तरह देखते हैं भारत के नज़रिए से सर, और क्योंकि आपका अनुभव रहा है सर इन सब चीज़ों में? देखिए, भारत, चाइना और रूस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अभी स्टेज पर है कि अभी ग्रो कर रहा है। ग्रो करने की हमारी स्पीड रोकनी नहीं है, हमें आगे बढ़ानी है। भारत की मेन बात बताऊं कि भारत के पास रिसोर्सेज बहुत है, स्किल इतना अच्छा है कि भारतीयों की वजह से अमेरिका नंबर 1 बना है। बिल्कुल। तो वही इंटेलिजेंस तो चाहे हमारे आईटी पास हो है। या साइबर स्पेस हो, उनका सर सब यस, जगह बिल्कुल इंडियंस हैं सारे। हमारी वैसे ही बना है। बिल्कुल। हम भी आगे बढ़ सकते जितनी हैं। कंपनीज के सीईओ सर हमारे सब इंडियंस हैं। ठीक है। अब हमारा मेन भारत है, भारत की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। भारत का मेन खर्चा किस में है? आर्मामेंट्स खरीदने में बिल्कुल सर। और पेट्रोल खरीदने में। अब ये खर्चे हमारे बंद हो जाएं तो हमें तो अमेरिका से आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। अब इस रास्ते में इसकी तरफ पूरा करने के लिए स्टेप लिया जा चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी चली रही है। बिल्कुल सर। एक बार हो जाएगी। और आर्मामेंट्स बनाना हमने शुरू कर दिया है सर। एयरक्राफ्ट हमने तो 1960s में ही बना लिया था। एलसी जिसका हम जिक्र करेंगे सर आपसे। हमें बात कर रहा हूँ, उसके पहले हमारे पास बारूद था, 71 में लड़ा था। हाँ। लेकिन हमारी सरकार ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। बनाया। बिकॉज इसमें एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा आपको कि डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो इक्विपमेंट्स बनाना नहीं चाहते। वो इसके खरीदने में बहुत कुछ मिलता है और अपोजिशन भी इस पर टांग नहीं अड़ाती। बिल्कुल। तो इसीलिए आगे नहीं। तो मारूद जो जहाज 71 है सर, मैं समझ गया। मारूद 71 दर्शक भी समझ जाएंगे इशारा कहाँ करना चाह रहे हैं सर आप। तो मारूद जो था 71 में काफी इफेक्टिव रहा था। जो जहाज हम 71 में बना सकते थे, क्या आज हम इतने पीछे रहते? पॉलिटिकल विल नहीं थी सर, यूं कहें। यस, बिल्कुल सही, पॉलिटिकल विल नहीं थी। अब इस तेजस का भी देखिए, पहली बार एक जो फर्स्ट फ्लाइंग कराई थी कब, जब जॉर्ज फर्नांडिस थे, ठप पड़ गया था। बिल्कुल। हाँ, वाजपेयी साहब ने उसको इनिशिएट किया दोबारा से। यस। और फर्नांडिस साहब उस टाइम रक्षा मंत्री थे। था उन्होंने। बिल्कुल। अब उसके बाद से फिर ठप पड़ गया, तभी अभी पड़ गया। अभी देखा मैं काफी तेज चल रहा, बट एक चीज में हम थोड़ा पीछे है, एरो इंजन्स में। अगर जिस तरह फ्रांस, अगर मैं सैफरन एरो इंजन्स का अगर हमें मिल जाता टेक्नोलॉजी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। बिकॉज दो चीजों में हम विश्व में सबसे आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एयरफ्रेम की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में, खाली इंजन एवियोनिक्स में हैं हम बहुत सबसे आगे हैं। ये हमने ऑप्शन में प्रूव कर दिया है। सर वहीं चाइना और रशिया की अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए, चाइना के साथ, जैसे कि चाइना भी मिलिट्री बहुत पावर है, लेकिन हम सोचे कि चाइना के अब भारत के साथ जब वॉर होगी तो चाइना सारा मिलिट्री उठा के अपने बॉर्डर पर लेके आए, तब जीत सकती है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता ना। तो लेकिन हम बॉर्डर पर वेल बैलेंस्ड है। वेल बैलेंस ही नहीं, हम बहुत मजबूत भी हैं। तो चाइना अपने आप कभी कभी दिखाता है कि हमें ये वैली चाहिए। अब स्टेटमेंट का रिएक्ट करता है कि लोग क्या चाहते हैं, एक्शन रिएक्शन देखता है। अभी देखिए, एक चीज बताऊंगा, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि भारत और चाइना में बेसिक अंतर क्या है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे जो एयर बेसेज हैं बॉर्डर पर सी लेवल पर है, और उनके जो एयर बेसेज है 10,000 फीट के ऊपर है। तो एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस इससे ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो हमारे जहाज जो हैं फ्लाइंग करके पूरा पेलोड में, सारा 10,000 पेलोड है, 10,000 लेके जा सकते हैं, ड्रॉप करके आ सकते हैं। ओके। और चाइना में क्या होगा, उस एयरफील्ड से जब एयरक्राफ्ट एयरबोर्न होंगे तो उनका पेलोड 1/3 हो जाता है। 10,000 कैपेसिटी की जगह 3,000 ही लेकर आ सकते हैं, और 40 मिनट की फ्लाइंग टाइम करनी पड़ेगी उनको आने में। तो हमारा जब एयरफोर्स यूज होगा, तो जब उनकी एक सॉटी आएगी, हम तो 5 बार स्ट्राइक करके वापस आ जाएंगे। देखिए, ये अनुभव है एक वाइस एयर मार्शल का, जो तकनीकी चीज बता रहे हैं किस तरीके से भारत के पास किस तरह के एज है और चाइना को किस तरह से लॉस है। जितेंद्र जी, 1962 में भारत सरकार ने अगर एयरफोर्स को यूज कर लिया होता, तो हम जिस अपमान से अभी भी झूलते रहते हैं, वो कभी भी नहीं होता, वो हार चुके होते। 1961 में विंग कमांडर जेब नाथ ने कैनबरा एयरक्राफ्ट एयरबोर्न करके सारी फोटो लेके आ गए थे, और सब जगह कहाँ कहाँ बिल्डअप हो रहा, सब कुछ किया था, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया था। तो ये तो मैं अभी भी कहूँगा कि 1962 वॉर हम जानबूझ के हारे थे। तो ये उनको थाली में सजाकर दे दिया गया था। अब ये कैपेबिलिटी हमारे पास है, तो चाइना इस बात से डरता है। और यही कारण है कि अक्साई चीन जो उनके पास है, वो तो दिया जा चुका है। अब लेना है, कब लेना है, वो तो विल की बात होगा, लेकिन हमें पैसे अब यहाँ नहीं खर्च करने चाहिए, अभी ग्रो करना चाहिए। मजबूत हो जाए, चाइना के पार पहुंचे, हमारी जीडीपी चाइना के पास पहुंच जानी चाहिए। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहने वाला है, ब्रिक्स से संबंधित ही एक सवाल है। जिस तरीके से ब्रिक्स में तो हम सभी देश हैं, इंडिया है, रूस है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है और इंडोनेशिया है। सर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उसके इतर चाइना और रशिया की जो संबंध हैं वो सर और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं? हालांकि आपने जिक्र किया कि भारत के संबंध रशिया से अलग तरीके से हैं, चीन के अलग तरीके से हैं। इसमें सर भारत को किस तरीके से देखना चाहिए? क्योंकि सर देख रहे हैं कि जो संबंध चाइना के और रशिया के बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी परेशानी का सबब बन रहे हैं। देखिए, अभी राष्ट्र कम्स फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट देश है, चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो। जब तक देश गरीब होता है, तब वो दूसरे के इन्फ्लुएंस में रहता है।
अब भारत ऐसी पोजीशन में है कि भारत को जहां अपना फायदा हो रहा हो, फायदा नहीं कहूँगा, जहाँ अपना नुकसान नहीं हो रहा है, वैसी पॉलिसी बनानी चाहिए। ये चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं, रशिया के इन्फ्लुएंस में नहीं। देखिए, चाइना और रशिया का भी अपना अपना इंटरेस्ट है। रशिया से हमारा क्या मतलब है? रशिया से मतलब है हमें रशिया के साथ अभी कोलैबोरेट करने, नए इक्विपमेंट बनाना, नए आर्मामेंट बनाना, जो कि सस्ते हैं और पूरी टेक्नोलॉजी हमें देता है। बिल्कुल। हाँ, समय दूर नहीं है जब सब कुछ हमें देता है। अब चाइना से हमें क्या लेना है? चाइना से थोड़े बहुत हमें कुछ मेडिसिन या कुछ मेटल्स आते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें नहीं है। अब चाइना और रशिया का है। देखिए, रशिया इज रिसोर्सेज प्लेंटी है, मजबूत बहुत है, लेकिन चाइना के साथ उसकी लड़ाई नहीं हो सकती। चाइना का मार्केट भी रशिया नहीं है, ओके। क्योंकि पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा तो नहीं है कि ज़्यादा चाइना नहीं, बेच रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हाँ, है, आ रहा मैंने कि नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत भी आ रहा है। तो चाइना को रशिया से कितना फायदा है, रशिया को चाइना से कितना फायदा है? तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत करीब आ जाएंगे, बट ये म्यूचुअली इकोनॉमिकली बेनिफिट करेंगे। रशिया की फिलहाल सबसे बड़ी परेशानी है कि इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गई है, लेकिन मिलिट्री पावर अभी भी है। अभी भी है। 90 बजा था ना, तो इकोनॉमिक स्थिति सुधार करने में वो रशिया से भी दोस्ती कर सकता है, इंडिया से भी दोस्ती कर सकता है, किसी और देश से भी कर सकता है। उसकी प्रायोरिटी 1 है। चाइना का मेन है कि चाइना प्रोडक्शन में सबसे आगे है, उसको मार्केट चाहिए, मार्केट चाहिए, मार्केट चाहिए, माल बेचना है अपना। माल बेचना है। और हल्ला मचाता रहता है, कोशिश करता है कि हम भाई साउथ चाइना सी में वहाँ कब्जा करेंगे, भारत पे भी क्रिएट करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हमेशा वो अपनी अपनी मुंह की खानी पड़ी है, पड़ती है, तो समझ में ही आता है कि क्या करना है। अब इनकी भी लीडरशिप, जैसे अभी हम ईरान में करेंगे 49 साल हो गए, तो इनके भी बहुत दिन हो गए, चाइना वालों के भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और चाइना में भी और भी कई परेशानियां शुरू हो रही हैं। हाँ। पॉपुलेशन ग्रोथ उनकी नेगेटिव हो गई है, स्किल पावर कम हो रहा है, और सब हो रहा। लेकिन देखिए, विश्व में मतलब नेचर का अपना नियम है कि भाई देश कैसे आगे बढ़ते रहेंगे, तो ये क्लोज आएंगे, लेकिन अपने पैर पर। भविष्य में लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं सर, अगर चाइना और रशिया क्लोज आते हैं तो भारत को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आपका कहना है? अगर हमारी पॉलिसी ठीक रही तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यू कैन टेक ए बेस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि व्यापार हम तीनों को से करना है। तीनों साल हमें तो जो सस्ता मिलेगा रशिया से लेंगे, जहां बेचना होगा चाइना से लेंगे, रशिया से क्यों लेंगे? और रशिया चाइना मिलकर तो भारत का नुकसान नहीं कर सकती किस तरीके से। सर, चाइना से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जिस तरीके से चाइना अभी हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश को लेकर या हिंद महासागर को लेकर अपनी बातें करता रहता है, सक्रियता बढ़ा रहा है वहाँ पर, अपनी आर्म फोर्सेस बढ़ा रहा है, एयर स्पेस बढ़ा रहा है सर अपना। किस तरह देखते हैं कि वो क्या एक प्लानिंग है सर उसकी चाइना की? देखिए, चाइना और हिंदुस्तान का बॉर्डर कभी रहा नहीं। तिब्बत को खिंचा किया, तिब्बत को इंटीग्रेट करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाया है कि इंटीग्रेट पूरा चाइना के साथ मिल जाए। तो कोशिश करता है कि हम बॉर्डर पर आके कुछ बनाए, बीच में एरिया बहुत छोड़ चुका है। लेकिन ये पहले बहुत संभव था, लेकिन पहले हमारी रोड्स क्यों नहीं बन रही थी बॉर्डर तक? क्योंकि चाइना गुस्सा हो जाएगा। अब तो हम बना चुके हैं हर जगह, बिल्कुल। हाँ, गलवान हो या डोकलाम हो, हर जगह देख चुके हैं। ये कोशिश करता है, फीलिंग कर लेता है। उसको ये भी पता है कि उसकी जो आर्मी है वो चॉकलेट आर्मी है, वो चॉकलेट खाकर लड़ने के काबिल नहीं है। एयरफोर्स का जिक्र भाई बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ एयरफोर्स कितना था। तो कोशिश करता है दिखाने की, कई हो सकता है कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी ना हो, लेकिन चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस है, वो चाहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिकली मजबूत करने के लिए हम यहाँ गाँव बसाएं, वो बसाएं। ये बनता रहता है, बसाना उनके लिए कॉमन है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बॉर्डर में घुसने लायक होंगे या घुस सकेंगे कभी भी। अब असंभव है, अब के जमाने में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, संभव नहीं, हम रूल आउट कर रहे हैं सर। लेकिन जिस तरीके से वो अपना एयर स्पेस मजबूत कर रहा है, अपनी एयर पावर मजबूत कर रहा है, सी में अपना आपका मजबूत कर रहा है, वो भारत के लिए कितना चिंता का विषय है? और क्या मजबूत करना, क्यों इतना मजबूत दिखाना चाह रहा है अपने आप को? देखिए, उसको मेन इंटेंशन है उसका नंबर 1 बनना। जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो रशिया कमज़ोर हो गया, अब खाली चाइना बचा था। चाइना ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। 1949 में आज़ाद हुआ था, चाइना बहुत दिन पहले की बात नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद जिस स्टेप से आगे बढ़ा तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस विश्व की लर्निंग। नो डाउट सर, उसकी गति बहुत अच्छी रही है। अब जिस गति से बढ़ा तो चाहता था कि मैं पूरा मेरा इन्फ्लुएंस बने। लेकिन सर डेमोक्रेसी नहीं रही सर वहाँ पे। हाँ, डेमोक्रेसी तो फिर दोनों चीज़ तो बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन। भारत में भी लगातार ऐसी मांग उठती है कि या तो डेमोक्रेसी बना लो या फिर सुपर पावर बना लो। लेकिन दोनों के एक समावेश अच्छा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल छोड़ना चाहिए, मिला जुला समावेश होना चाहिए, तभी आगे पॉसिबिलिटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। जिस तेजी से बढ़ा तो दिखाना चाहता। बेसिकली चाइना को क्या चाहिए? चाइना को रॉ मटेरियल सस्ता चाहिए, अब प्लस उसका मार्केट चाहिए, सस्ता सामान बाहर बेच सके। तो इन दोनों का में तो ट्रेड रूट पे भी कब्जा रखना है ताकि ट्रेड रूट उसका रोके मत, तो समुद्री पावर भी चाहिए। अब उससे एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट को दिखाने के लिए मजबूत है, एयरक्राफ्ट बेचने भी तो है, जो इसमें सफल नहीं रहा। J-17-15 की आप जब भी बात कर रहे थे, हर जगह फेल हुआ। उनके एयर डिफेंस इक्विपमेंट वेनेजुएला में भी फेल हो गया। तो कोशिश तो कर रहा है हम बना के बेचें। अब बेचा भी कुछ दिन तक, लेकिन अब उसके ऊपर लगता है थोड़ी रुकावट आ जाएगी। अब उसको दोबारा सोचना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। सर, इन सब चीज़ों के बीच में सर भारत किस तरीके से संतुलन बना के चले अपना? क्योंकि अमेरिका को भी सर नाराज़ नहीं करना है,
रशिया से हमारे दोस्ताना संबंध हैं, चाइना को नाराज़ नहीं करना है, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं संबंध बना के रखने हैं। ईरान भी हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। कहाँ सर किस तरीके से भारत को स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि जो बैलेंस है वो बना रहे इन देशों के साथ सर? देखिए, स्ट्रेटेजिक एमओयू अमेरिका के साथ 3 महीने पहले साइन हुआ है। अमेरिका को भी मालूम है कि भारत को उसको कितनी ज़रूरत है, भारत को कितनी ज़रूरत है। जरूर टेक्सटाइल्स में हमें ज़रूर लॉस हुआ है, टेक्सटाइल्स के लिए हमें नुकसान हो गया, कुछ चीज़ों में नुकसान हुआ, हमारा मतलब कि हम सामान ज़्यादा बेचते हैं, तो उसका बैलेंस तो ठीक ही चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो लड़ाई चल रही है वो बात की चल रही है कि कौन झुकेगा। कौन झुकेगा? ऐसे तो कोई नहीं है, टैरिफ बढ़ा दिया उन्होंने, सामान अमेरिकन को महंगा मिलने लगा, लेकिन अब कौन झुकेगा? कह रहे कि सबने, इंग्लैंड वाले ने बात कर ली, फ्रांस वाले ने बात कर ली, मोदी क्यों नहीं बात कर रहा है? तो बिल्कुल। एक स्टैंड बहुत जरूरी है कि भारत वो आज का भारत है, पहले नहीं है, पहले वाला नहीं है, और सामान हमें मिलता रहेगा। अब रशिया देगा, चाइना नहीं देगा, रशिया भी मिलेगा। अब चाइना के साथ भी हमें कई इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन हमें मेनली अब समझना है लोगों को, देशवासियों को, हमें चाइनीज इक्विपमेंट पर हमारी डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, अमेरिकन इक्विपमेंट से हमारी डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, तब इनडायरेक्टली प्रभाव डाल सकता है। बिकॉज वर्ल्ड ट्रीटी ऐसी है कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कि कुछ बैन नहीं कर सकता, कि लोगों की, इंडियन सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो कैसे वापस करें। लेकिन जहाँ तक पॉलिसी चल रही है सही चल रही है, प्लस हमारा अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना पड़ेगा। और मार्केट में बात आपने नहीं पूछा, लेकिन बता देता हूँ, जिस तरह G20 में अफ्रीकन यूनियन को ज्वाइन कराया, एक बहुत बड़ा मार्केट है, अचीवमेंट है, भविष्य में इंडिया का बड़ा मार्केट होगा और इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो ये भारत की पॉलिसी। और जिस तरीके से छोटे छोटे देशों में जाकर मोदी साहब अपना विजिट करते हैं, उनको अपने नई चीज़ें, अपनी पार्टनरशिप को लेके आते हैं, या उनको चीज़ें भारत की ओर से देने की बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत फैक्टर। हमारे साइंटिस्ट, कोविड वैक्सीन साइंटिस्ट हमारे पहले भी थे, ठीक है, और कोविड और फाइजर ने बनाया, कितना महंगा था, इफेक्टिव नहीं था। हमारा सस्ता पड़ा, कितना इफेक्टिव हुआ। इसका मतलब जिस तरीके से मोदी जी बाहर गए, सब लोगों का विश्वास बढ़ा, एक देश में कितने देशों को फ्री दवाइयाँ दी सर, कुछ खर्चा ही नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो यह हमारे इंजीनियर्स की काबिलियत है, हमारे साइंटिस्ट की, जिन्होंने बनाने की, जिनकी क्षमता थी, लेकिन सरकार उनका प्रयोग नहीं कर पा रही थी। तो इस तरीके से हमारी क्षमता है, तो हम बहुत कुछ बनाने लगेंगे, और दो लोगों को विश्वास ही हो जाएगा कि भारत का इक्विपमेंट सस्ता ही नहीं, अच्छा भी है। वो सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि चाइनीज नहीं है, भारतीय इक्विपमेंट है। तो वो हो जाएगा, तो समय लगेगा, तुरंत अब कह नहीं सकते। जिस प्रगति के रास्ते पर चढ़ चुका है वो चलता रहेगा। हमें सहयोग पूरी सरकार की और पूरे देश की, लोगों की, और जो हमारे अच्छे साइंटिस्ट, उनका पोटेंशियल। अब इतने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, बिल्कुल, कि हमें आपकी कैपेबिलिटी को तो हार्नेस करना है, कुछ अच्छा बनाओगे हैं। अब भारत और सरकार का बहुत सपोर्ट भी है सर, बहुत सपोर्ट है। जैसे इक्विपमेंट बता रहा हूँ मैं, भारत चाइना का बॉर्डर है, हमें कैसे इक्विपमेंट चाहिए? एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट चाहिए जो कि हिल के पीछे पड़ा रहा है, वहाँ से कुछ फायर करता है। बिल्कुल। हमें तो कोई डिफेंसिव है, भारत इज डिफेंसिव इन नेचर, ऑफेंसिव कभी नहीं रहा कि हमें चाइना कब्जा करना है। तो हमें इस तरह के इक्विपमेंट्स, जो स्टार्टअप्स हैं, नए साइंटिस्ट, नए आइडियाज, कई इक्विपमेंट्स नए आएंगे, हम बहुत आगे बढ़ेंगे। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक, EW, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जब कितना आगे बढ़ चुके हैं। सर, बात थोड़ी एयरफोर्स की कर लेते हैं, क्योंकि आपको जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने नई नई ऊंचाइयों को छुआ है। आप सर सबसे बड़े ओहदे सर पर रहे हैं सर। इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें, या सर आज के वॉरफेयर्स की बात करें, कितना बदल गया? आपने सर इलेक्ट्रॉनिक एविएशन की बात की, आपने भारत की, उसमें बहुत अच्छी प्रगति है। ड्रोन टेक्नोलॉजी सर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है उसकी सर, और तकनीकें कहीं ना कहीं नई नई आती जा रही हैं सर। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सर AI भी उसमें गेम चेंजर साबित हो रहा है। कितना प्रिपेयर है भारत का वायुसेना सर इन सब चीज़ों को लेकर? जितेंद्र, देखो, 2022 में लड़ाई शुरू हुई थी ना यूक्रेन की, तो उसमें पहली बार हमने देखा था, विश्व ने देखा था, हमने भी देखा था ड्रोन का कितना यूज हो रहा है, ड्रोन कितने काम। उस समय से ही इंडियन एयरफोर्स ने, DRDO ने और कई ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ड्रोन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ड्रोन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रोन एक्टिविटी हो गया, एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, हमारा बॉर्डर कोई बहुत बड़ा नहीं है, श्रीनगर से, पंजाब से लेके राजस्थान तक आता है, गुजरात तक आता है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने खूब सारे ड्रोन लॉन्च किए। ठीक है, हमने ड्रोन न्यूट्रलाइज किया, हमने ड्रोन न्यूट्रलाइज उनके अपने स्नाइपर से भी किया, समझे कि नहीं? मतलब बैठे हुए थे लोग, नहीं मार गिरा, जबकि ये रशिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रशिया का एरिया बहुत ज़्यादा है, कहाँ रोक सकता है। तो भारत में पॉसिबल था, लेकिन इस तरीके से हम भविष्य में सारे ड्रोन अटैक आएंगे, काउंटर नहीं कर सकते। इसलिए एंटी ड्रोन बढ़ाना, इस तरीके से लोग इनकरेज किया जा रहा है, कई कंपनियां आ रही है, बढ़ाएंगे, क्यों? हमें उन ड्रोन को उनकी तरफ ही वापस करके लॉन्च करना है। अब भारत के साइंटिस्ट इस पर, इंजीनियर्स इस पर सक्षम होंगे, कर भी लेंगे,
तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट्स की बात होती है कि भाई हमारे पास 42 स्क्वाड थे, अभी कम है। अभी लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं रही है कि जहाज वहाँ जाए। अब 42 स्क्वाड की जरूरत ये पड़ती थी कि जब अगर एक वॉर होता था, 71 वॉर बताऊंगा, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताऊंगा कितने जहाज चले गए थे, वो 3-4 स्क्वाड्रन राइट ऑफ वगैरह आते थे, तो एट्रिशन होता था, इसलिए हमें स्क्वाड रखने पड़ते थे। लेकिन आज की लड़ाई अलग है, हमारे एयरक्राफ्ट तो बॉर्डर क्रॉस करना ही नहीं है, तो ये कह कि एक वॉर होगी हमारे जहाज खत्म हो गए, नहीं पॉसिबल है जब तक कि वो हमारे एयरबेस पर मिसाइल स्ट्राइक करके, जैसे हमने पाकिस्तान में किया कि उनके हैंगर पे स्ट्राइक करके उनके ने जहाज डिस्ट्रॉय किया, बस वह एयर में लड़ाई तो होनी नहीं है। अब ये जहाज एयरबोर्न होगा, सी ग्राउंड से भी मिसाइल लॉन्च हो सकता है, लेकिन मिसाइल की एक्यूरेसी तब बढ़ती है जब एयर से लॉन्च लेकिन अब जहाज को तो बॉर्डर के पास ही नहीं जाना है, तो हमारे पास कमी है जहाज़ों की। लेकिन अभी दोनों जो कहते हैं ना कि आप कि दो, लेकिन भविष्य को देखते हुए सर वो कमी पूरी होनी चाहिए, होगी समय के साथ, लेकिन फिलहाल ऐसी कमजोरी नहीं है कि हम उसके बगैर अगर दो फ्रंट वॉर हो जाए तो हम हार जाएं या हम पर परेशानी हो सके। जो हमें ज़रूरत थी, मिसाइल्स की फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने कंबाइन करके हमने जो वेपन टारगेटिंग करना, ट्राई करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है। एक्यूरेसी दुनिया ने देख ली हमारी कि हमने किसी घर पे नहीं बल्कि उनके न्यूक्लियर बेस थे या उनके जो एयरक्राफ्ट से वहीं गिरे और कहीं नहीं गिरे, प्रिसिशन थी। ये सब हमारी है। ये पहले इसमें खाली इजरायली आगे था, अब विश्व को मालूम है कि भारत इसमें आगे पहुंच चुका है। हमारी समस्या खाली सिर्फ एक ही है, एरो इंजन्स से एक इंजन फील्ड में थोड़ा सा पीछे चल रहा है। बाकी जो एवियोनिक्स है, और उसका एवियोनिक्स बेसिकली जनरेशन 6 जनरेशन 7 में क्या होता है कि जितने सेंसर्स हैं उस सबको इंटीग्रेट करके एक डिजायर्ड आउटपुट मिले और उसको डिस्ट्रॉय करें, तो इसमें हम आगे हैं काफ़ी। ये दिखाई कर चुका है, हम तैयार हैं। मतलब कोई मिसाइल अगर चाहे चाइना की तरफ से आए या पाकिस्तान की तरफ से आए या बांग्लादेश की तरफ से आए, तो कहीं ना कहीं उसको भारत सैबोटाज कर सकता है, करेगा। लेकिन इस पर थोड़ी सी वही बता रहा हूँ ना कि इसी मान लें कि एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे पास है, लेकिन एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स हम छोटे छोटे अगर हम ड्रोन्स पर कर लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो बड़े बड़े उसके लिए होगा। तो हैं, तो इसमें एयर डिफेंस सिस्टम हम प्रोक्योर कर रहे हैं, अभी हम ज़्यादा बना नहीं पाए हैं। आपने सर एंटी ड्रोन सिस्टम की बात की, तो क्या भारत ने वो डेवलप कर लिया है या अभी सर उसमें भारत काम कर रहा है? तो मैं पूरा बता नहीं पाऊंगा सही ढंग से क्या है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है, बिकॉज भविष्य यही है, ठीक है। मिसाइल्स को भी काउंटर करना है, ड्रोन्स को भी काउंटर करना है, एयर डिफेंस सिस्टम में करना है। एयर डिफेंस इक्विपमेंट में भी हमारा अंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई है, इंडिया और रशिया के साथ डेवलप करना शुरू कर रहे हैं हम धीरे धीरे। तो इस सब चीज़ों को बहुत जरूरी है। कोई भी आएगी मिसाइल्स हमें यहाँ नहीं डिस्ट्रॉय करना, उनके एयर स्पेस में जाकर डिस्ट्रॉय करना है, तो अभी तो हम काफ़ी सक्षम हैं। सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल है रक्षा, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ भी सर आप हैं। जिस तरीके से भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ सबको पता है सर किस तरीके से हो रहे हैं, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, नेपाल में क्या चल रहा है सर, और चाइना के साथ हमारे संबंध किस तरीके से हैं, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो सर भारत को सर चारों तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं घेरा जा रहा है। एक ट्रायंगल ऐसा बनाया जा रहा है कि यहाँ भारत 3 तरफ डिस्टर्ब रहे और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं चाइना को मिलता है। उस स्थिति में सर आप किस तरह देखते हैं कि जो संबंध भारत के इन देशों के साथ हैं और भारत को क्या करने की ज़रूरत है ताकि भारत को भविष्य में कोई दिक्कत ना हो सर, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो या नेपाल के साथ हो सर? देखिए, पाकिस्तान से शुरू करता हूँ मैं। पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान लीडरशिप का एग्जिस्टेंस डिपेंड्स एंटी इंडिया। वो कन्फ्यूजन करते रहेंगे, भले ही उनकी जनता परेशानी हो जाए। मैं कई बार ऐसे कई चैनल से बता भी चाहूँ हूँ कि पाकिस्तान की जो परेशानी है, पाकिस्तान का जो सरदर्द है, पाकिस्तान की आर्मी की लीडरशिप है। बिकॉज उन्होंने किसी लड़ाई लड़ने की जीतने के सक्षम नहीं है, तो हम बिजनेस करते हैं और पूरे देश को बेच के अपना सामान बाहर बेच चुके हैं। जैसे जनरल बाजवा साहब चले गए, जनरल परवेज साहब चले गए, ये चले गए, लेकिन भारत में कोई जनरल बाहर नहीं आता बेच के। तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी उनकी वही है। बांग्लादेश की देखिए, बांग्लादेश को तो हमने 71 में आज़ाद कर 3 साल के अंदर उन्होंने मार दिया, मुजीबुर रहमान को हल्का दिया। अब पाकिस्तान खुद लड़ नहीं पा रहा है तो बांग्लादेश को उठाने की कोशिश कर रहा है। हमारे एक दो है, जैसे चिकन एरिया है, 20 किलोमीटर चौड़ा एरिया है, चाहते हैं वो काट दे, इतना संभव नहीं है। कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के पास अपनी क्षमता कुछ नहीं है। बांग्लादेश भारत के सहारे जीता था, लेकिन ये भी हमने गलती कर दी कि हमसे हेल्प मिलती है तो हमारे साथ रहेगा, क्योंकि सर देखा जाए तो दोनों ही देशों में जो पानी को लेकर समझौते हैं हमारे, हाँ, चाहे तीसरा समझौता हो इधर से बांग्लादेश के साथ, उधर से सिंधु जल संधि से थी, वो दोनों भारत ने अगर कैंसिल, पाकिस्तान से तो खत्म कर ही दी है। अगर बांग्लादेश के साथ भी अगर कर देंगे तो सर वो भी कहीं का नहीं बचेगा, खत्म नहीं। प्लस उनका ट्रेड है, मतलब कॉटन मिल्स बनी है, सप्लाई हमसे लेते हैं, चावल हमसे लेते हैं, वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो जो जनता को समझ में आना चाहिए। लेकिन अभी तो अमेरिका जिस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान ने पहले किया, ठीक है, बांग्लादेश में किया, नेपाल भी किया,
हाँ, नेपाल में भी करने की कोशिश कर रहा, लेकिन नेपाल में लोगों को अब थोड़ा समझ में आ समझ में आ गया। गया। तो नेपाल की तरफ से भारत को बीच में एक समय आया था जो थोड़ी सी रिफ्ट हुई थी। वो मंदिर में जाने के बहाने तो किसी प्रधानमंत्री ने कोई वो ले लिया था, हम इनको सॉर्ट आउट करना है। लेकिन नेपाल तो भारत का हिस्सा है ही है, हिंदू राष्ट्र मेंटली है हिंदू सर। राष्ट्र है, सब कुछ उसके लिए है। हम उनकी कितने लोग हमारे वो आर्मी तो में कुछ थे। वामपंथी दल की सरकारें जब आ जाती हैं उनमें जुड़ चाइना से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, तो उनके गीत गाने लगते हैं अरे वो। मैं बात करता हूँ, मानिक शाह का स्टेटमेंट एक कहा था हाँ। कि बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि इफ ए पर्सन सेज कि आई एम नॉट स्केयर्ड, इधर इज अ गोरखा और इज अ लायर। लायर। तो हमारी उनकी आर्मी, नेपाल की आर्मी ने भारत का एक बहुत सपोर्ट रहा है। ठीक है, भारत भी वैसे Regiment सपोर्ट है करता पूरी। है। तो भारत की लीडरशिप को डिपेंड करता है नेपाल को हमें कैसे अपने साथ रखना है। बहुत मजबूत है, बहुत वॉरियर है। श्रीलंका में भी उन्होंने कर लिया, हाँ। भारत में भी कोशिश की है, कोशिश की। फार्म लॉज हो या सीए का ऑपरेशन हो, हाँ, लेकिन हाँ, इतना बड़ा देश है, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कोशिश सब जगह की है, अमेरिका सब कोशिश करता है। सर आपको लगता है कि ये जो डिस्टरबेंस पूरे हमारे इंडिया के चारों तरफ की जा रही है, इसमें सर अमेरिका का रोल है, चाइना का रोल है? क्या लगता है कि यही मेल कल्प्रिट है ये सब चीज़ें बढ़ाने के लिए? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि साउथ एशिया में सर कोई चाइना के मुकाबले एक बड़ा सुपर पावर क्रिएट हो। चाइना भी नहीं चाहता कि इंडिया के बड़ा सुपर पावर बने, अमेरिका भी नहीं चाहता है। क्या लगता है कि ये दोनों की मिली भगत से ही इस टाइम भारत के तीनों कोनों पर देखा जाए तो वॉर फ्रंट का ये बनाया हुआ है? देखिए, अमेरिका डेफिनेटली यस, अमेरिका डेफिनेटली यस। मगर पाकिस्तान सारा गंदा काम अमेरिका का करता है। बिल्कुल। बांग्लादेश में एक आइलैंड है, वो लेना चाहते थे। हैं, चाइना को कर्टेल करने के लिए अमेरिका ये सब रोल प्ले करता है, लेकिन इसमें चाइना भी अपना फायदा उठा रहा है। बिल्कुल। कि भी अगली बार हम अगर कुछ बॉर्डर में कुछ करें तो हमें अपनी मुंह की नहीं खानी मुंह की पड़े, खानी भारत पड़ेगी। संभाले। तो इसका इंटरनल इंटरेस्ट उसका भी है अपना, चाइना का भी है। लेकिन वो भारत को दबा के, लेकिन अपनी पूरी एनर्जी यहाँ नहीं लगा सकता। चाइना अगर पूरी एनर्जी यहाँ लगा दे तो ताइवान को कैसे देखेगा, बिल्कुल। विश्व में कैसे देखेगा? तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा जब तक उसके लिए भारत का मार्केट चाइना के पास बचा हुआ है। तो अगर क्या कहते हैं, बंदर गुड़की कहते हैं, थोड़ा दिया फिर पीछे हट छोड़ गया। अब भारत को भी अपना एक फर्म स्टैंड रखना है कि हम आगे नहीं करेंगे। जिस तरह आई रिमेंबर आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया था, वो वैली जो बात हो रही, जो कि पाकिस्तान ने चीन को दिया था, कहे हमारी वैली है। ठीक है, स्टेटमेंट्स हमारे पक्के, हमें ले पाएंगे, कब मिलेगा तो दूर की बात है, लेकिन हमारे इरादे क्लियर होने चाहिए कि हम मजबूत हैं, अब ताकि लोगों को पता चले हम मजबूत हैं। तो लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो सर कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका उसमें इन्वॉल्व है। डेफिनेटली चाइना, अमेरिका सबसे ज्यादा, सबसे चाइना का भी अपना बीच में थोड़ा फायदा उठा रहा है। वो क्योंकि सर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर जो बात करता रहता है, क्योंकि अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता है, वो तरह तरह की बातें सामने आती हैं, शायद इसको लेकर करता रहता है, अमेरिका पाकिस्तान को लेकर करता हाँ, रहता वो है। सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हम अलग कर देंगे आसानी से, बट इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान का बेन इंटरेस्ट इसके अंदर, हम उसे अलग कर देंगे। जैसे बांग्लादेश को अलग किया था, तो उसका तो 71 इतने 50 साल पहले की जो दुश्मनी है वो तो सामने निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत ने अपने स्टेप्स मजबूत कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर चूंकि आप एयर वाइस मार्शल रहे हैं और युद्ध किस तरह लड़ाए जाते हैं हवा में, सर उसका आपको अनुभव है पूरा। सर किस तरीके से जो एयर कॉम्बैट स्ट्रेटजी है वो कितनी बदल गई है सर? आपने जिक्र किया सर, ड्रोन्स का जिक्र किया और इलेक्ट्रॉनिक एविएशंस का जिक्र किया आपने। सर अगर जहाज़ों की अगर बात करें तो हम पहले के मुकाबले अभी के जो सर एयर स्ट्रेटजी है, कॉम्बैट स्ट्रेटजी है, वो किस तरीके से बदल चुकी है? कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहें आपसे कि जो आपने खुद सर करिए हो। जिधर मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं फाइटर बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मैं कैनबरा बैकग्राउंड। जी जी जी। ठीक है, हमने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, फ्लाइंग करते थे और स्ट्राइक करते थे। लेकिन जब भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट जाया करता था ना, तो लोग डरते थे कि वो आर्मामेंट्स बहुत लेके आएगा। हाँ। लेकिन अभी समय चेंज हो गया, उसमें मिसाइल्स नहीं थे, हमें जाके टारगेट आइडेंटिफाई करना पड़ता था, उसके ऊपर बॉम्ब गिराना पड़ता था, फिर वापस आते थे। अब हम 71 वॉर में तक, मैं उस समय तक स्कूल में ही था, लेकिन जो कैनबरा ने रोल किया, वो जैसे पहले क्या करते थे, हाई फ्लाइंग करते थे, बॉर्डर पर पहुंचते ही लो फ्लाइंग कर देते थे कि रडार से डिटेक्ट ना हो, वहाँ जाके बॉम्ब गिरा के वापस आ जाया करते थे। कराची डिस्ट्रॉय किया हमने, वेस्टर्न बॉर्डर में गए 71 में पीसी लाल ने, हमारे चेयर चीफ मार्शल पीसी लाल ने कई इंटरेस्ट लिया था, अपने वेस्टर्न पाकिस्तान खूब बर्बाद किया, तभी ये ऑन फुट पर आए। ये इतना आसान नहीं था, मतलब ना कि हमारे तो उधर भी बर्बाद हो जाएगा। तो अभी जो है ना, बिकॉज ऑफ मिसाइल के डेवलपमेंट से, वो डेवलपमेंट से काफ़ी कुछ चेंज हो चुकी है। अब मिसाइल्स की स्पीड देखिए, 10 मैक, हाँ 7 मैक, 3000 किलोमीटर, तो किसी के जाने की जरूरत नहीं है, आदमी को खतरा नहीं है। अब वही है कि अभी एयरक्राफ्ट जो फिलहाल जो है, जैसे उनके जहाज आ रहे हैं, जैसे ईरान के केस में अपने बॉम्बर्स भेजा हुआ लोड करने के लिए, तो उनको काउंटर करने के लिए तो एयरक्राफ्ट चाहिए ही। लेकिन सर जो एयरक्राफ्ट का सर स्वरूप था वो भी बहुत सर बदल गया है, और हमने देखा है कि पहले इतने ना तो मिसाइल्स लगती थी, ना तरह तरह की चीज़ें होती थी सर। आज की डेट में सर बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। भारत भी सर कहीं ना कहीं थोड़ा एयर स्पेस में अगर देखा तो फाइटर पायलट्स की कमी आपने बताई है सर, वो भी भविष्य में पूरी हो जाएगी। लेकिन सर जिस तरीके से भारत सर राफेल डील को लेकर आगे बढ़ रहा है,
और एक तरफ जो पाकिस्तान है, जब हमने देखा कि सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने किस तरीके से उनके जहाज़ों को मारा, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाया गया पाकिस्तान की तरफ से कि हमने राफेल गिरा दिया है। और हमारे JF-17 जो थंडर हैं उनके, उसके बहुत सारे उन्होंने बखान किया सर। और वो क्या था सर पूरा एपिसोड, थोड़ा समझाएं अगर आप। देखिए ये जो सिचुएशन है ऑफ सिंदूर में, हमारे एयरक्राफ्ट ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, उनके एयरक्राफ्ट ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। हमने जो पहले 9 स्ट्राइक्स किए थे और 9 मिसाइल स्ट्राइक की थी 9 प्लेसेज में, जिसमें 7 पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, 2 अधूरा डिस्ट्रॉय हुआ था। तो जहाँ तक एयरक्राफ्ट का सवाल है, हमने ये कर रहे हैं कि भारत ने उनके जहाज गिराए मार के, हमने उनके एयरक्राफ्ट वहाँ मारे गए। जब हमने स्ट्राइक किया तो उनके हैंगर्स पे गए, हैंगर्स में खड़े थे, मारे गए। चाहे रहीम खान एयरबेस हो या मारे गए, जहाज वहाँ गिराया, जहाज का नुकसान उनका वहाँ, हम तो नहीं कर रहे एयर में उनको मार गिराया। तो जब जहाजों ने बॉर्डर क्रॉस किया ही नहीं, तो जहाज को मार गिराने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। उनकी कोई मिसाइल आके हमारे किसी एयरबेस में जहाँ 10 जहाज पार्क रहे, वहाँ तक मार स्ट्राइक कर नहीं पाए। तो ये तो प्रोपेगेंडा उन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए कोशिश अवश्य की है, लेकिन भारत ने जो गिराए हैं उनके हैंगर में गिरे हैं, बिकॉज कॉम्बैट नहीं हुआ, एयर कॉम्बैट नहीं हुआ। जो भी लॉन्च किया अपनी बाउंड्री से, इंडियन बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर से लॉन्च किया हमने, तो हमारा जहाज कैसे जाएगा? अब हल्ला मचाओ या कुछ भी करो, कुछ भी कर सकते हो, तो इसमें नुकसान तो भाई हमारी समझ में तो ये, जब जहाज गए नहीं उधर तो जहाज गिरे कैसे सर? लेकिन अगर बात कीजिए कंपैरिजन की, हम क्योंकि हम सब देखते हैं सर, बहुत सारे कंपैरिजन किए जाते हैं। राफेल की अगर बात करें या जो चाइना का JF-100 जो पाकिस्तान और मिलके बनाते हैं लोग, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सर उनको सुर्खियों में रखा जा रहा है। दोनों में से सर कौन बेहतर है, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप सर टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं और तरह तरह की चीज़ें आपको सुनने में मिलते होंगी। किस तरह देखते हैं इन सिचुएशन को? राफेल ज़्यादा बेहतर है, सुखोई 57 बेहतर है, या JF थंडर है, या F-35? कौन से सर जो आजकल के फाइटर जितने नामों की हम देख रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, टक्कर हो रही हैं, और ये क्या रेस है सर? देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट की रेस तो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, बेसिकली बेचना है। सी फ्रांस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है एक तरीके से। फ्रांस ने मिराज बनाए, हाँ, तो फ्रांस के पास बेसिस था। हाँ, शुरुआत से जहाज बनाना शुरू किया, फिर राफेल के बेस तक पहुंचे। हाँ, ठीक है, रशिया के पास बेसिस था, कुछ बनाया। अब आप जैसे मान ली कि पहले मोटरसाइकिल हीरो बना रही थी, पहले साइकिल बनाती थी, फिर मोटरसाइकिल बनाई, तो सक्सेसफुल चलती आ रही है। बस जिसने डायरेक्टली चलो ओला इलेक्ट्रिक बनाना शुरू किया तो फेल होगा ही। तो चाइना के जितने भी एयरक्राफ्ट बने हैं, जितने भी बने हैं, वो रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से बने हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो अमेरिका से भी आगे निकल गए। मैं थोड़ा समझा पाए हमारे दर्शकों की, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है सर? देख, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए किसी एक जहाज को लिया, हमने खोल के बनाया कि कैसे बना हुआ है, फिर उसको आगे बढ़ने की कोशिश की। ओके। तो विदाउट एनी बेसिक नॉलेज, खाली एक मतलब मैथ्स में आप क्वेश्चन देने जा रहे हो तो बेसिक नहीं पता, खाली आगे के 4 लाइन अगर आपको याद कर ली तो रिप्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन नीचे से नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने बेसिस की और दिखाते रहे कि हमारे जहाज काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जहाज अभी भी फेल हुआ है, जहाज 2-3 जगह और फेल हुआ है। ये IJF का खरीदने वाले कौन कौन थे? एक इंडोनेशिया ने खरीदा था, चाइना ने खरीदा था, एक अफ्रीकन देश ने खरीदा था, बिकॉज चाइनीज इक्विपमेंट्स पर किसी को विश्वास नहीं था। ठीक है, अब इनके जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वेनेजुला में लगे हुए थे, उसको तो अमेरिका ने अपना स्पॉइल कर दिया। अब ये जो चीन की कहानी है, चीन को अपने लिए नंबर्स हमारे पास बहुत है, अपने आप खुश रह सकते हैं, पाकिस्तान खुश रह सकता है ना। आप कमिंग बैक टू अमेरिका, अमेरिका ने जो F-35 बनाया है, F-35 अच्छा जहाज बनाया शुरू में, लेकिन इसकी जहाज की थोड़ी परेशानियां हैं। बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत पिछले साल में कई जहाज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और समस्या हुई है, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। अब जहाँ तक इसका Su-57 है रशिया का, ये जहाज़ अच्छा है, सस्ता है, लेकिन उतना फास्ट नहीं है जितना इनका अमेरिका था। तो हमें जहाज़ किस लिए चाहिए? भारत को जहाज़ कैसा चाहिए? भारत को जहाज़ हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है? तो अपनी रिक्वायरमेंट हमारा राफेल बहुत सूट करता है। राफेल का एक अलग एडवांटेज ये है कि राफेल फ्रांस ने हमने कहा कि हम आपको इंजन देंगे, तो हमारे एक टेस्ट बेंच ऑलरेडी है, इंजन डेवलप करता रहेगा तो टेस्ट करने के लिए टेस्ट बेंच होना चाहिए, तो राफेल ऑलरेडी है, राफेल की स्क्वाड बन गया। अब इसे राफेल एक ही तरह के जहाज अगर यूज करो तो थोड़ा फ़ायदा होता है, इसलिए नेवी में भी ले रहे हैं। प्लस एक अंडरस्टैंडिंग इनके साथ हमारे साथ ये हो गई है कि हमारे जो आर्मामेंट्स हो गए वो उन पर लोड हो सकते हैं। तो यहाँ स्टेल्थ, दिस टॉकिंग अबाउट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, ठीक है, अमेरिका तो बना चुका है, रशिया ने बनाया है, बट ट्रू सेंस से 5th जनरेशन नहीं है, बिकॉज ये फास्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, टर्की बनाने की कोशिश कर रहा है, राफेल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या, सबसे ज़्यादा मजबूरी ये है अमेरिका के लिए अपने जहाज़ बेचना, जो भारत ने मना कर दिया था, बिकॉज जहाज कैपेबल था ही नहीं। एक रिमेंबर इंसिडेंट, त्रिवेंद्रम में लैंड किया हुआ था, क्यों लैंड किया हुआ था पता नहीं चला, 25 दिन वहीं खड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ।
लेकिन जहाँ रशिया वाला जहाज, जैसे रशिया के हमने MiG-29 हो, Su-30 हो, हम वो पूरी टेक्नोलॉजी देता है, हम यही डेवलप करते हैं। हम डेवलप करते अभी हैं, जैसे उससे ऑफर किया है कि आप बना भी सकते हो, बेच भी बेच सकते भी हो, सकते हो। हैं? तो अभी देखिए भारत को, गवर्नमेंट को टेक ए डिसीजन कौन सा जहाज लेना है। लेकिन एक चीज़ और हो सकती है, अगर ये तुरंत खरीद लिए तो हमारा जो दूसरा ग्रोथ है, AMCA 2 और बाकी जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें स्लो हो सकता स्लो है। हो सकते तो ये हैं। डेलिब्रेशन चल रहा है, हुँ, बिकॉज़ हमें खाली सिर्फ एरो इंजन्स की समस्या है। इवन जापान भी सामने आ चुका है कि हम आपको जब इंजन डेवलपर में साथ देंगे, रशिया भी साथ दे रहा है। तो देखना डिसीजन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बट द सेम टाइम हमें जो रिक्वायरमेंट है बेसिक 1-2 स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ेगी तो लेना ही पड़ेगा। सर लेकिन जब जैसे चर्चा ये आ गई है कि राफ़ेल हम खरीद रहे हैं, कई सारे स्क्वाड्रन हम लोग बनाने वाले हैं और डील भी शायद हो सकता है फाइनलाइज़ हो गई हो। आप भी उससे अभिभूत होंगे सर कि अ, फ्रांस के साथ शायद वो डील हो गई है। हालाँकि पेपरों में भी लेकिन चर्चा हो गई है कि हाँ, भारत करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की डील फ्रांस के साथ करने जा रहा है राफ़ेल को लेकर। सवाल उसमें सर ये उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी डील सर अगर ये हो जाती है तो अपने आप में एक सर बहुत बड़ा एस्टेब्लिश हो जाएगा पैसों के लिहाज से। क्या वाक़ई में सर भारत इतनी बड़ी डील करेगा फ्रांस के साथ इतने सारे राफ़ेल्स के लिए? या ज़रूरत है भारत की या फिर भारत अपने आप को मज़बूत करने के लिए सर कर रहा है ये? जितेंद्र, मजबूत करना आवश्यकता है, लेकिन इतनी बड़ी डील के बारे में मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी एक सर एक चर्चाएँ हैं हाँ, इसकी। एक जो डील की जो ज़रूरत है वो मेरे ख्याल से वो हो गई है नेवल एयरक्राफ्ट्स खरीदने के लिए, बिकॉज़ नेवल जहाज में MiG-29 हमारे थे वो पुराने हो गए, पुराने हो गए थे। वो वहाँ की ज़रूरत थी। लेकिन राफ़ेल के अभी जो स्क्वाड्रन 2 स्क्वाड्रन थे और कितने लेना है, फिलहाल स्टॉप गैप के लिए जब तक हमें हमारे एयर चीफ ने डिसीजन दिया था कि हमें जो भी टारगेट दिया गया वो मीट नहीं कर पा रहा है एचएएल। तो अगर वो नहीं मिल पाता है तब तो मिल गैप भरना पड़ेगा हमें। लेकिन इतना भी गैप नहीं भर सकते कि खूब सारा ले लिया फिर हमारा ये ग्रोथ स्लो हो जाए। ग्रोथ स्लो हो हाँ, जाए। तो हमें तो टारगेट करना पड़ेगा 2030 में कितना हो जाएगा, 2032 में कितना हो जाएगा, तो ये डेलिब्रेशन चलेगी एंड डिसीजन हैज़ टू बी परफेक्ट, ठीक है। एंड जहाँ तक मेरा सवाल है कि राफेल हम ले रहे हैं इसका फ़ायदा है, लेकिन हमें मिक्स भी लेना चाहिए। मिक्स भी लेना कुछ चाहिए। हमें रशियन जहाज भी लेने की आवश्यकता है, बिकॉज अभी तो कॉल बाई द मोर कैपेबल पीपल आर गोइंग टू टेक डिसीजंस, बट हमें एक मिक्स होना चाहिए। रशिया के ऊपर हमारी पूरी फ्लीट ऑफ रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे, हम खाली फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं, बिकॉज फ्रांस का भी एक नाटो का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर बिल्कुल। एक सोर्स कोड होता है, जिस सोर्स कोड की वजह से आप अपना आर्मामेंट लोड कर सकते हो उसके ऊपर, और आप अपना आर्मामेंट कितना भी बढ़िया बनाओ, लोड नहीं कर सकते हो, जहाज आपके लिए बेकार हो सर जाएगा। लेकिन इसी से जो आपने कोड की जो बात कही उसी से जुड़े हुए मैं सवाल पूछता हूँ सर आपसे। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब कहीं ना कहीं ये चर्चा उठी कि भारत के सामने एक ही सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि सोर्स कोड नहीं था तो भारत अपना उसमें जो मिसाइल लगाना चाहता था वो नहीं लगा पाया। यही कारण है कि राफेल शायद उस तरीके से काम नहीं कर पाया और उन्होंने उस पाकिस्तान के जेफ थंडर ने एक राफेल गिरा दिया हमारा। ऐसी चर्चाएं सर खूब चली थी। क्या सोर्स कोड का इतना इंपॉर्टेंट रोल रहता है सर की? नहीं जितेंद्र, इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है इसका। सोर्स कोड का मतलब एक चीज़ सिंपल टर्म में बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप जैसे सामान आप भेजेंगे, जैसे आपने एक कार खरीदी का कि आप कार खाली हमारी पेट्रोल हमें से ही लोगे और किसी से नहीं लोगे, ठीक है, तो फिर आपका फ़ायदा चलता है, कंटिन्यूस फ़ायदा। तो वही कहा कि इसमें जो आर्मामेंट लोड होते हैं वो खाली चाइना, जो फ्रांस में मैन्युफैक्चर्ड है वही लोड हो सकते हैं और कोई नहीं लोड हो कोई सकता। नहीं लोड हो सकता। आप भले अपना कितना अच्छा बना लो, तो वो हमें चाहिए कि कैपेबिलिटी हमारा, अगर हमारा मिसाइल अच्छी है तो आप मिसाइल आपके पास लोड कर सकते हैं। वो सोर्स कोड का मतलब ये होता है खाली, ठीक है, तो हम इफेक्टिव दिए। लेकिन जहाँ तक कह रहे कि राफेल को गिरा दिया, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ क्योंकि बताया मैंने आपको कि बॉर्डर तो क्रॉस किया ही नहीं है। तो सोर्स कोड का ये था कि हमारा इफेक्टिव मिसाइल से वो भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम कर नहीं पाए बिकॉज वो नहीं था। लेकिन अब तो परेशानी खत्म हो गई, अब तो सर ये एग्रीमेंट हो कहते गया। हैं कि अंगूर खट्टे जो कहावत है हमारे भारत में बड़ी प्रचलित है कि पाकिस्तान अपने एयरक्राफ्ट को आगे दिखाने के लिए शायद राफेल की बुराई कर रहा था। अपना जहाज तो उनके पास कोई है नहीं, हाँ चाइना से खरीदा हुआ उन्होंने, बिल्कुल। तो चाइना के लिए बात कर रहा है, वो घर कोशिश करेगा, हमने किए जा रहे हैं उसके बाद। लेकिन उसका जो नुकसान जो जमीन पे हुआ है, जमीन पे जो नुकसान है, जो फोटोग्राफ्स आए हुए हैं, सारे जहाज सबको पता है कि हैंगर के अंदर खड़ा होता है। एक मिसाइल गई तो कितने जहाज गए तो पता नहीं चलेगा उनको अभी तो हैं। सबसे बड़ा महंगा जहाज तो उनका एवैक्स था, जो मारा गया, गिराया गया वहां पर, गिराया गया। तो उनको तो कुछ कहना ही है, उसको तो फील्ड मार्शल बनना था, तो कुछ तो कहानी बनानी पड़ेगी। प्रोपेगेंडा चलाया उन्होंने, प्रोपेगेंडा बनाना, और पाकिस्तानियों को अच्छा लगा, चाइनीज को भी अच्छा लगेगा, बिकॉज हमारी को तो फिर उसकी डिमांड तो नहीं बढ़ी। राफेल गिरा दिया सर। पर JF-15 के कुछ लोग कंट्रीज ने कैंसिल कर दी, जिन्होंने डिमांड डाले हुए तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। और इतना अच्छा होता है JF-17 इतना अच्छा होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो ये तो फिर ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है सर, ये प्रोपेगेंडा है, चलता और रहेगा। अपनी मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग करने का भी किसको और खरीदा, वो कब से समझेगा, वो तो देखते हैं। सर थोड़ा सा सवाल पाकिस्तान को लेकर कर लेते हैं। बांग्लादेश को, जिस तरह के आंतरिक हालात सर वहाँ के देश के बने हुए हैं, इंटरनल हम देख रहे हैं, जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं वो सेना के हाथ में, जिस तरीके से मुनीर हैं जो उनके, अब तो उनको CDS बना दिया गया होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया है।
किस तरह हालात देखते हैं वहाँ के और सर बांग्लादेश के, क्योंकि बांग्लादेश में जो आंतरिक हालात हैं वो बेहद गंभीर है। हिंदुओं की हत्या वहाँ पे की जा रही है, तख्ता पलट की, वहाँ पे तख्ता पलट तो खैर नहीं, लेकिन जिस तरीके से अभी वहाँ पे चुनाव होने हैं और पिछले 2 साल में हमने देखा है जनता सड़कों पर उतर कर आ गई, बहुत सारे शेख हसीना को भागना पड़ा, वो भारत में आ गई, छुपी हुई हैं, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। इन दोनों मुल्कों में जो स्थिति बनी हुई है सर, उसको किस तरह देखते हैं आप, एसेस करते हैं? पहले बांग्लादेश की बात कर लूँ मैं। देखिए, जिस देश में अनएम्प्लॉयमेंट हो और इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, तो वहाँ लोगों को भड़काना बहुत आसान काम है। ठीक है, शेख हसीना का था झुकाव भारत की तरफ था। बिल्कुल। शेख हसीना ने कुछ अमेरिका की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने मना कर दिया था, तो शेख हसीना का तो हटाना ही था उनको। तो शेख हसीना का उन्होंने फ्यूल किया और लोग रोड पर आए। ठीक है, वो जब चीज़ें होती है तो आर्मी को भी बता दिया जाता है कि भाई कितना एक्शन लेना है। तो जिस आर्मी जो थे, जनरल थे, उन्होंने शेख हसीना ने उनको अपॉइंट किया हुआ, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसे दे दिए कि आप चले जाइए। अब जिस तरीके से शुरुआई हुई था, आर्मी ने कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल। अमेरिका के इन्फ्लुएंस पे था, पाकिस्तान उसमें इंटरफेयर कर गया। बिल्कुल। अमेरिका ने खुद नहीं किया, अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू, अमेरिका को जितने गंदे काम करना होता है पाकिस्तान के माध्यम से करना पड़ता है, तो उसका मेन बेसिस तो ये हो गया। अब जब आ गए तो उसका अपना जो आदमी था यूनिस को बैठा दिया। अब पहले भी कई अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये पहले हैं जो 8-10 महीना बनना चाहते हैं ये हैं, और इलेक्शन डिलीव करते रहे, तो इनको भी मजा आने लगा, अभी वो चले जा रहे। लेकिन अभी जब परेशानी, जब फाइनेंशियल स्थिति लोगों की खराब हुई, सड़क पर आएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। लेकिन इतना समझ में नहीं आने देगा, बिकॉज पाकिस्तान और इंटरफेयर कर रहा है। तो पाकिस्तानी बांग्लादेश से कंफ्यूजन कर दिया। बांग्लादेशियों का नुकसान है, हमारा नुकसान तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए, पाकिस्तान 1953 ऑनवर्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फौज के कंट्रोल में रहा है। उस समय से ही परेशानी रही है इसकी, हमेशा रोल प्ले करता रहा। किसी की इतिहास देख लीजिए, अभी भी इसने रोल प्ले किया। अब अमेरिका भी जाते हैं तो इसको पूछा जाता है, प्रधानमंत्री को तो पूछा नहीं जाता। आप एक प्रधानमंत्री को जेल दिलवा देते हो, तुम बैठ जाते हो, तो तुम्हें भी डाल सकता है कभी वापस। तो जो चाह रहा मुनीर कर रहा है, जो भी चाहिए कर लिया उससे। लेकिन सर ये एक किसी देश के लिए बहुत खतरनाक है सर स्थिति। ये तो पाकिस्तान को समझना चाहिए। तो इसलिए मैं रहा हूँ, 1953 से शुरुआत कर दी थी लोगों ने। अब इकोनॉमिक स्थिति 1960 तक पाकिस्तान, या सर ये, या इस तरह का है कि सर इसको जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, अमेरिका कहीं ना कहीं यूज कर रहा था पाकिस्तान को सिर्फ। यस, डेफिनेटली पूरा यूज कर रहा। अभी तो ईरान वाले में भी कह रहे थे कि पाकिस्तान को यूज करना है। इजराइल में एक समझौता हुआ था, बीच में बात आई थी कि वहां पर गाजा के अंदर जाके पाकिस्तानी आर्मी जाएगी। पाकिस्तानी एक आर्मी पैलेस्टीनियन के खिलाफ पहले भी लड़ चुकी है, जॉर्डन या कतार में भी। सितंबर, ब्लैक सितंबर था उसमें। तो ये पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इनको तो अपना बिजनेस भी करना है, लड़ाई तो कर नहीं सकते। इनको क्या पता। देखिए, एक फौजी लीडर को उसका क्या ट्रेनिंग दी गई, किस लिए? सुरक्षा लेने के लिए। उसको क्या समझ है कि आम लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। पॉलिटिकल लीडर्स को समझ है, लोग जो आते हैं उनको समझ में। इसको तो खाली सिर्फ अपना काम देखना है। लेकिन जिस काम के लिए ट्रेनिंग दिया, उस काम में बिल्कुल असक्षम हैं ये लोग। 48 की वॉर हो, 65 की वॉर हो, 71 की वॉर हो, कारगिल की वॉर हो, अब सिंदूर हो, हर जगह मात खाए हैं। लड़ाई तो जीत सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं सर। हाँ, लड़ाई करते हर जगह मात खाए हैं। अब वो तो लड़ाई लड़ना भूल गए हैं। लड़ाई कैसे लड़वाते हैं? लड़ाई टेररिस्ट के माध्यम से लड़वाते हैं। और खुद क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। अब तुम बिजनेस करने लगे तो देश की हालत क्या होगी? टेररिस्ट के रूप में भी तो सर वो उनके फौजी ही आते हैं, आतंकी। बिल्कुल सर, वही तो कर रहा हूँ कि मतलब भारत के साथ इनके एक स्टेटमेंट, पाकिस्तान के एक चीफ का स्टेटमेंट था कि विल बर्न देम विद सो मेनी वुंड्स इनसाइड। तो मतलब कि हम सामने से तो लड़ नहीं सकते। पीछे आपने देखा ऑप सिंदूर में जिनको टेररिस्ट मारे गए थे, तो उनकी जो लास्ट अंतिम यात्रा थी उसमें तो ऐसा लग रहा था कि वो भी जो आर्मी के कमांडर हैं। तो मैं तो इस एक स्टेप और आगे जाना चाहता हूँ को, तो उनकी बटालियंस है। भले नाम उनका अलकायदा या जो भी दिया जा रहा हो, तो उनकी एक बटालियंस है और वो उनके एक कोर कमांडर्स है जो लड़ रहे हो। पर्दे के पीछे बना दिया, लड़ने जा रहे हैं। बाकी कहने की बात तो ये है कि हम तो लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं। इस तरीके से रिसोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान समय दूर नहीं है जब पाकिस्तान सीरिया की तरफ कई ब्लॉकआउट टूट जाएगा। सर, लेकिन आपको लगता है कि सर भारत भी कहीं ना कहीं 2 वॉर फ्रंट्स लड़ रहा है अभी भी, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ? यस। और जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं सर, बांग्लादेश भी हो गया, तीसरा भी बांग्लादेश भी हो गया सर। बांग्लादेश में हम थोड़ा शांति खाली बीएसएफ को दे रखा था, वो भी सक्षम नहीं है। हमें कुछ लोगों को यहाँ लगाना ही पड़ेगा। गरीबत ये कि हमारी सेना थोड़ी बड़ी है, क्योंकि सर बॉर्डर बहुत लंबा लगता है उनके साथ, 3 साल बॉर्डर भी ऐसा है कि वो परेशान वाले लोग हैं। मतलब ये नहीं परेशान करने वाले लोग हैं, ये नहीं कि लड़ाई लड़नी है उनको। तो हर जगह कुछ बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, कुछ आदमी भेज देंगे, कुछ खाने के लिए आएंगे, कुछ घुसपैठी आ जाएंगे, वहाँ से भी आ जाएंगे। तो इसको तो हमें 24 आवर्स विजिलेंस में रखना है। तो इतना आसान काम नहीं है। प्लस इंटरनल इतने घुस चुके हैं बांग्लादेश रोहिंग्या कि वो एक और फ्रंट इनके अंडर खड़ा हुआ है।
तो हमारी आर्मी को तो पूरे टाइम एक्टिव रहना है। लेकिन सर आर्मी के साथ साथ आपको लगता है, क्योंकि सर आप एयर वाइस मार्शल रहे हैं, एयर स्पेस में किस तरीके से भारत को इन तीनों वॉर फ्रंट पर सर अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है? चाइना का मैंने एक आपको बता दिया है, ठीक है? चाइना कुछ करेगा लेकिन हमारे एयरफोर्स बहुत मजबूत है। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, एयरफोर्स की उनके पास ना के बराबर ना के बराबर है, बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के पास है चाइनीज एयरक्राफ्ट हैं एयरक्राफ्ट, प्लस बॉर्डर इतना सब पास पास है ना, पठानकोट हो, जम्मू हो, मतलब सब कुछ बॉर्डर के पास पास है। तो हमें तो अलर्ट रहना पड़ेगा। उनका मतलब कि 5 ड्रोन्स भेजे, एक भी चला गया तो नुकसान कर देगा हमें। कोई दूर तो नहीं है, मतलब जो फ्लाइट टाइम होता है ना, वो ट्रैक करने के लिए पता चलता है, मिसाइल आ रही है कि वहाँ से लॉन्च हो गई, आ रही है, तो टाइम मिलता है। स्पीड इतनी होती है सर उनकी, पता नहीं चल अब पाना। स्पीड और डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम है। गिर गया ना। तो इसलिए हमें अलर्ट और बाकी जैसे बता रहा था कि एंटी ड्रोन एक्टिविटी के लिए, एंटी ड्रोन के लिए सिस्टम हमें बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, पाकिस्तान को हर वक्त काउंटर करने के लिए, दबा के रखने के लिए, अदरवाइज हमारा कभी नुकसान हो सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कहीं भारत को खतरा है तो वो पाकिस्तान की तरफ से है, पाकिस्तान बॉर्डर पे है। पाकिस्तान बॉर्डर, बिकॉज वो इक्विप्ड है, उनके पास equipped सामान भी नहीं है का, आर्मी भी हाँ। मजबूत है उनकी, कमजोर नहीं का। अपने दुश्मन का भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, उनके पास एयर डिफेंस भी है, जहाज भी है। एक जमाना था 71 में कहा था कि हम तो उनके सबको खा जाएंगे, उनके पास सैबर थे, हैं, हम तो वहाँ दिल्ली पहुंच जाएंगे। पैटर्न टैंक्स से कहा कि हम ब्रेकफास्ट दिल्ली में करेंगे, बिल्कुल। इतना इक्विपमेंट से। लेकिन थैंक्स टू द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स हमने उनको काउंटर कर लिया। तो समय कभी भी कुछ बदल सकता है। सर लेकिन पाकिस्तान भले ही आर्थिक तंगी झेल रहा हो, आर्थिक हालात जैसे भी हो, लेकिन सर कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में सर वो घुसपैठ लगातार करवा रहा है, और हमने देखा भी है, आए गाहे बगाहे बॉर्डर्स पे बहुत डिस्प्यूट होता रहता है, फायरिंग होती रहती है। तो सर अपने डिफेंस की रणनीति को भारत को क्या बदलना चाहिए या कुछ और प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए? देखिए, कुछ पोस्ट है, याद होगा 71 की वॉर में, इवन 65 की वॉर में हमने काफ़ी चीज़ें कब्जा कर ली थी, कुछ चीज़ें छोड़ दी थी। 71 में छोड़ दिया था। कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है, तो अगर समय मिले तो उन पोस्ट को हमें कब्जा कर लेना चाहिए, जहाँ से लगातार इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है। पॉसिबिलिटी प्रॉबिलिटी तो कहीं से कर सकते हैं। प्लस हमें इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरर फंडिंग को हमें रोकना है। टेरर फंडिंग को मतलब हमने इतने आईटी आगे बढ़ गए, कोई भी चीज़ हो, किसी बिना फंड से कुछ काम नहीं चलता। तो हमें तो तुरंत पता लग जाना चाहिए कि कहाँ पैसे आ रहा है और पैसे क्यों आ रहे हैं, तो हमें पहले ही रोकना पड़ेगा उसको। तो टेरर फंडिंग सबसे महत्वपूर्ण कारण है, बिकॉज बिना पैसे से कुछ काम नहीं होता। अब इन लोगों का, हमारे भी अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे डिस्कंटेड लोग हैं, तो इनको भड़काना तो बहुत आसान काम है। पैसा ऐसे ही जम्मू रीजन में बात की, कश्मीर रीजन में बात की जाए तो हाँ, कश्मीर पूरे में तो विश्व हिंद पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो कश्मीर में फिर भी कंट्रोल हो गया, लोग हो गया, लेकिन जब टेरर फंडिंग कैसे कहाँ से आ रहा है इसको चेक करना और रोकना एक महत्वपूर्ण कारण है। अब मेरे ख्याल से इसमें हमें बहुत आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक हम आगे साइबर में कोई अटैक कर सकता है, ये कर सकता है, तो हमें तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्लस हमें इंटरनली जो है ना, इवन कश्मीर में भी वहाँ की पुलिस को भी मजबूत करना पड़ेगा। अब प्लस में जो भी मतलब कि 1-2 लोग जो हैं इधर के, उनको फिल्टर आउट करके उनके लिए एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। विदाउट पुलिस, बिकॉज पुलिस हैज गॉट द सब कुछ, सारे इनपुट पुलिस के पास होता है। विदाउट पुलिस की हेल्प से आर्मी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, आर्मी लड़ सकती है, बिकॉज ह्यूमन इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लोगों में विश्वास पैदा हो रहा है कि भाई हमें नुकसान करे तो इनपुट देना शुरू करेंगे। जब तक देना शुरू होगा तभी हम पूरी तरह से ये सब चीज़ें कश्मीर में ख़त्म कर सकते हैं। सर मेरे से चलते चलते आपसे 1-2 सवाल और कर लेता हूँ, क्योंकि सर इतने अच्छा डिस्कशन हो गया है तो सवाल मन में आते रहते हैं। और सर क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है, अगले जो भी, चाहे अमेरिका ग्रीनलैंड की बात कर रहा हो, वेनेजुएला में देख लिया है, ईरान सर बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है कि कब युद्ध हो जाए पता नहीं है, भारत पाक के संबंध हो, भारत चाइना के संबंध हो, या भारत बांग्लादेश के संबंध हो, या उधर थाईलैंड और कंबोडिया की बात करें, हम चारों तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सर लड़ाई की स्थिति बनी हुई है। और अब जैसे कि आपने बोला कि वर्ल्ड वॉर चल ही रही है एक तरीके से। अगले 2 साल में सर आप क्या देखते हैं, या अगले 1 साल की अगर मैं बात करूं तो विश्व का जो पटल है वो किस तरीके का रहने वाला है सर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ कि अमेरिका की पब्लिक ट्रंप को कैसे कंट्रोल करती है, सबसे महत्वपूर्ण है, कैसे कंट्रोल करती है, वहाँ से शुरुआत होगी, सारी शुरुआत होगी। दूसरी बात, ये रशिया का और यूक्रेन का जो है, अगर एक बार रशिया और यूक्रेन की वॉर में रशिया को कुछ ही पोर्शन चाहिए जिसके लिए वो लड़ रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी सब तबाही किसका जिम्मेदार कौन है? जेलेंस्की। इसको पता है 4 साल से क्या मिल रहा है, एक जिद की हमें नाटो ज्वाइन करना है, अमेरिका ने मना कर दिया तुम नाटो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो यूक्रेन की जनता को भी कॉल पे लेना है कि भाई हमें जेलेंस्की को पसंद है कि नहीं, जेलेंस्की हटेगा, अब जहाँ तक रशिया का कब्जा है वहाँ तक ख़त्म हो जाएगी वॉर, बिकॉज उसको खाली एक बफर जोन चाहिए, ये 2 साल के अंदर कंट्रोल हो सकता है तो हो जाएगा।
अदरवाइज तबाही चलती रहेगी और छुटपुट लड़ाई विभिन्न पोलैंड में हो या रोमानिया में हो या उसके मोल्डोवा में हो या फिनलैंड में हो फिनलैंड में या हो। एस्टोनिया में हो, कुछ कुछ स्ट्राइक रशिया करता रहेगा, बिकॉज रिमेंबर रशिया अभी भी मिलिट्री पावर है। रशिया के इक्विपमेंट्स बर्बाद नहीं हुए हैं, बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं। और चीन जो अवसरवादी है, अब चीन देखिए कैसे अवसरवादी है, अभी कई जगह उसको झटका लगा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कम हुई है और ग्रोथ भी काफ़ी कम हो रहा है। काफ़ी कम हुआ है। हमें आगे बढ़ना है, हमारी ग्रोथ चल रही है, इसका मतलब नहीं कि हम रिलैक्स हो जाए, बहुत मजबूत हो जाए। देखिए 2-3 इकोनॉमिक स्लो डाउन हुए थे 90s में, सारे देश बर्बाद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय हमारी सरकार भी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत सर्वाइव कर गया था और दरवाजे खोले थे विश्व के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने, मुझे अच्छे से याद है सर। बिल्कुल। लेकिन भारत ने ग्रो किया उसके बाद। उस समय भी ग्रो कर रहा था, मतलब नहीं है कि भारत की होने वाली तबाही नहीं हुई। अभी कोविड का हुआ तभी भी तबाही नहीं हुई। रणनीति चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी, जरूरत करनी है, मजबूत करनी है, लेकिन हमें कि पेस रोकना नहीं चाहिए। जिस तरीके से बढ़ रहे पेस रुकना नहीं चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना है, ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज है उनके साथ भी रहना है ताकि उनके ओनर्स उनको एक्सप्लॉइट न कर सके। तब सरकार का कॉन्फिडेंस लोगों में पैदा होगा, लोग काम करेंगे, ग्रोथ होती रहनी पड़ेगी। तो ये मजबूत करना है, इस तरीके से हमें आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे अमेरिका का है, बढ़ा नीचे गिर रहा है, पुराने जितने भी आप किसी भी जनरेशन्स का देख लो, 3 या 4 जनरेशन ठीक चलता है। बिल्कुल, ठीक है। उसका अब समय भारत भी कभी नंबर 1 था, अब फिर से भारत का नंबर 1 आ रहा है, अब फिर से भारत का नंबर 1 आने वाला है। तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी समस्याएं हैं, किसी और फील्ड में एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है। अभी जैसे वो डील साइन हुआ था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अदर कंट्रीज में लोग जाएंगे, ताइवान में भी, कहाँ, तो हमारे स्किल मैन पर जाएंगे तो हमारे पास पैसा ही बाहर से आएगा। तो वो सब ये सोचना है। और फॉरेन पॉलिसी हमारी अच्छी चल रही है, चलते रहेंगे, इम्प्रेशन ठीक रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओपी तिवारी सर, चलते चलते हम एक डिस्कशन और कर लेते हैं, रैपिड फायर राउंड खेलते हैं हम, जिसमें हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे और उसमें सर आपको सिर्फ एक शब्द में आंसर करना है उन सवालों का, कि जो भी आपके जहन में सबसे पहले आए उसका उत्तर आपको देना होगा। क्या अब इस रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हैं सर? सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा खतरा कौन है, चीन या पाकिस्तान? चीन। विश्व युद्ध की संभावना कितने प्रतिशत लगती है, 0 से 100%? फिलहाल नहीं, 0। बिल्कुल 0? हाँ। भारत का बेस्ट फ्रेंड रूस या अमेरिका? रूस। सबसे घातक फाइटर जेट राफेल या F-35? इंडियन कंटेक्स्ट राइफल। पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात चिंताजनक या नियंत्रण में? चिंताजनक। मिडल ईस्ट का संकट तेल की राजनीति या मजहबी वर्चस्व? तेल की राजनीति ज्यादा मैटर करती है। S-400 मिसाइल सिस्टम भारत के लिए गेम चेंजर या एक बस हथियार? फिलहाल एक हथियार है। पीओके की वापसी भारत के लिए क्या सपना या हकीकत? हकीकत है, पॉसिबल। आधुनिक युद्ध का असली हीरो पायलट, ड्रोन या एआई? एआई। भारतीय वायुसेना के लिए एक शब्द, अजय, घातक या गौरव? तीनों है, अजय भी है, घातक भी है, गौरव भी है। भारत टच द स्काई विद द ग्लोरी, इंडियन एयरफोर्स इज द ग्रेट। चलिए सर, ये आपके तीखे सवाल जो मैंने सवाल पूछा आपका बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। तो ये हमारे साथ थे ओपी तिवारी सर, जो एयर वाइस मार्शल हैं पूर्व भारत के। उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखी है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो या भारत से जुड़ा सेना का कोई मुद्दा हो, अमेरिका ग्रीनलैंड का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसकी बात हो, अमेरिका ईरान की बात हो, अमेरिका पाकिस्तान की बात हो, अमेरिका इंडिया की बात हो, अमेरिका बांग्लादेश की बात हो या चाइना की बात हो, रशिया की बात हो, सभी देशों को लेकर अपनी बेबाकी से राय रखी है। साथ ही साथ भारत को एक महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि कुछ रुकावटें जरूर आ रही हैं, लेकिन जो भारत की गति है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है और भारत को बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्व पटल पर जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है वो बेहद चिंताजनक है। ऐसे में भारत को अपने सभी जो हितों को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों के साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो। और भारत जिस तेज गति से बढ़ रहा है उस पेस को रोकना नहीं है और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है वो बेहद कारगर साबित हो रही है। तो इन सभी चर्चाओं को लेकर पूर्व एयर वाइस मार्शल साहब ओपी तिवारी सर हमारे साथ थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टेटमेंट से अपना समय देने के लिए और इतनी जानकारी साझा करने के लिए।